अभी हार्ट को देखो, मैंने कहा हार्ट कहां पर है? डायफ्राम पे। ये जो लाइन है, ये डार्क लाइन, वो क्या है? अपर लाइन ऑफ डायफ्राम। ये डार्क लाइन क्या है? अपर लाइन ऑफ डायफ्राम। और ये कहां टिका हुआ है? हार्ट। ये वाला हार्ट किस पे टिका हुआ है? डायफ्राम के ऊपर। और सेंट्रल लाइन से किस तरफ जाता हुआ है? लेफ्ट साइड में। तो ये सेंट्रल लाइन से लेफ्ट साइड में जाता हुआ। इधर भी सेंट्रल लाइन से किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड में। क्या ध्यान रखने की बात है? हार्ट के अंदर अगर हार्ट देखेंगे तो पहली बात तो कहां टिका हुआ है? डायफ्राम के ऊपर टिका हुआ है। और सेंट्रल लाइन से लेफ्ट के अंदर 80% और थोड़ा सा राइट के अंदर भी है। देखो ये थोड़ा सा राइट में भी है ना, लेफ्ट में ज्यादा। ये सेंट्रल लाइन होगी इसके अंदर। ये थोड़ा सा राइट में भी है और ज्यादा हिस्सा किधर है? लेफ्ट के अंदर। तो हार्ट को जब बनाएंगे तो अभी मैं ब्रेक के बाद में अभी अपन 2 घंटे के बाद ब्रेक करने वाले 5 मिनट का ब्रेक करने वाले। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको हार्ट आप बनाएंगे, मैं चेक करूंगा। कुछ जो मेन ऑर्गन्स है वो आपके चेक करूंगा पर्सनली आके। लेकिन आपको ये डायग्राम से समझ में आता नहीं आता है? मतलब हार्ट अगर बनाना है तो कब बनाना है? ये यहाँ पर डायफ्राम पे रखा हुआ और लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। किधर झुका हुआ? लेफ्ट की। लेकिन किससे मैच करना चाहिए? किससे टच होना चाहिए? सेंट्रल लाइन पर रहना चाहिए। सेंट्रल लाइन से टोटल लेफ्ट नहीं जाएगा, सेंट्रल लाइन पर रहना चाहिए। उसको थोड़ा सा राइट साइड में भी आना चाहिए और 80% किधर जाना चाहिए? लेफ्ट साइड में। ये हो गया इसका हिस्सा। अभी जो बात है स्पाइनल कॉर्ड, बराबर डिवाइड हो गया। लंग्स आ गए एक इधर एक इधर। सेंट्रल लाइन पे लेफ्ट साइड टिल्टेड है। रीढ़ की हड्डी, बहुत सारी समस्या है ना रीढ़ की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर कमर का दर्द और गर्दन का दर्द बड़ी भारी समस्या है आप समस्याओं में ये। अभी आपको मालूम है गर्दन के हिस्से को क्या कहते हैं? सर्वाइकल। गर्दन से नीचे के हिस्से डायाफ्राम तक थोरेसिक 1 से 8 और उसके नीचे 4। और मेन जो ज्यादा अगर कमर में नीचे जो दर्द होता है वो हिस्सा कौन सा है? लंबर। और टोटल नीचे दर्द होता है वो कौन सा हिस्सा है? सैक्रम। और हमारे गुदा मार्ग के बिल्कुल पास में वो जो हिस्सा है वो कॉक्सिक्स। ये हिस्सा है ना। तो इसका मतलब है आपको ये मालूम है ये हिस्सा कौन सा हो गया? ये सर्वाइकल। ये सर्वाइकल। तो इसका मतलब गर्दन में जिसको भी दर्द है ये इसका अंगूठा मोड़ो इस तरीके से। तो ये मुड़कर जो हिस्सा आया है जो फेस का हिस्सा छोड़कर, तो अंगूठे का ये जो दूसरा जॉइंट, अंगूठे के कितने जॉइंट है? 2। बाकी सब में 3 है, अंगूठे में कितने जॉइंट है? 2। ऊपर का जॉइंट तो क्या है? फेस। और जो नीचे का जॉइंट है इसको मोड़ के देख लो। ये हड्डी जो है पीछे की ये कौन सी हो गई? सर्वाइकल 1 से 7। कितनी है ये? सर्वाइकल 1 से 7 यानी रीढ़ की हड्डी का गर्दन का पूरा हिस्सा। अब आपको अगर गर्दन में नीचे की तरफ दर्द है तो इसका मतलब इसमें नीचे की तरफ करोगे। गर्दन में ऊपर की तरफ दर्द है तो क्या करोगे? ऊपर में। और आपने कोई एक्सरे या एमआरआई करवाई हुई है और उसमें लिखा हुआ है सर्वाइकल नंबर 4 और 5 में प्रॉब्लम है। क्या है? तो इसके कितने हिस्से कर रखे हैं? देखो यहाँ पर 7 हिस्से कर रहे हैं ना। तो 4 और 5 जहां पर आएगा वहां पर पॉइंट मिल जाएगा उसको, वहां पॉइंट मिल जाएगा। और यहां पर ऐसी डायग्नोस्टिक प्रोब के थ्रू ये प्रोब आपको दी है ना, उससे चेक करेंगे उस पॉइंट के ऊपर हल्के दबाव से। और जहां पर पॉइंट होगा वहां पर क्या होगा? शार्प अनबियरेबल पेन। और उस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि भारी पॉइंट को हम उंगलियों से नहीं कर सकते। जनरल टेक्निक बताऊंगा उंगलियों से करने के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए तो टूल चाहिए। जहां पर एग्जैक्ट पॉइंट है ना वहां पॉइंट कभी कभी बिल्कुल छोटा होता है और हमारे उंगली की टिप तो बड़ी है तो उस पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंचता दबाव। उसकी मसाज तो हो जाती है लेकिन उस पॉइंट के ऊपर असर नहीं जाता है। तो उसके लिए हमारे को टूल लेना पड़ता है जो आपको दिया है इसलिए किट के अंदर। तो जिमी, हम जिमी नहीं कहते इसको, हम क्या कहते हैं? प्रोब। क्या कहते हैं? प्रोब। PROBE प्रोब। सुजोग के इस टूल का नाम क्या है? प्रोब। जिमी एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? प्रोब। ताकि आप कभी बाहर सुजोग वालों से बात करो तो लगे तो सही कि आप जानकार आदमी हो। जिमी जिमी बोलोगे तो समझेगा ऐसे ही सुजोग के पट के सीख लिया है। प्रोब हम क्या कहते हैं? प्रोब। तो उस प्रोब के थ्रू करेक्ट पॉइंट निकालेंगे 4-5 जहां पर भी दर्द है। और वो अगर मान लो समझो कि आपके पास तो एक्सरे है, पूरी गर्दन में दर्द हो रहा है तो पॉइंट का पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे? किसी को अभी ब्रेक के बाद चेक करेंगे, पूरा एरिया को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? और वो चेक करने की टेक्निक बताऊंगा और वहां पर पॉइंट को चेक करके और इसी से क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे।
पहले तो पेनफुल पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसी के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर देकर उसी के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे आधा मिनट से 1 मिनट तक। कितना? आधा मिनट से 1 मिनट तक। तो ये हिस्सा हो गया सर्वाइकल का हिस्सा। रीढ़ की हड्डी का ये क्या हिस्सा हो गया, ये सर्वाइकल का हिस्सा रीढ़ का। फिर ये वाला हिस्सा यानी अंगूठे के नीचे वाला, अंगूठे के नीचे वाला पूरा हिस्सा, हड्डी वाला हिस्सा, जो हड्डी है ना, ये हड्डी वाला हिस्सा, ये क्या है? नहीं, ये कौन सा हिस्सा है? थोरेसिक। कौन सा? 1 से 8। ये क्या हिस्सा है? थोरेसिक 1 से 8, यानी गर्दन से लेकर ऊपर की पीठ में कहीं पर भी दर्द हो, गर्दन से लेकर या पीठ में कहीं पर दर्द हो तो कौन सा हिस्सा होगा? थोरेसिक 1 से 8। तो मालूम नहीं पड़े, सर्वाइकल 1 से 7, थोरेसिक 1 से 8। अब बाकी की स्पाइनल कॉर्ड कहां पर है? बाकी की स्पाइनल कॉर्ड ये यहां पर है, 2 उंगलियों के बीच में, सेंट्रल लाइन के ऊपर 2 उंगलियों के बीच में बाकी की रीढ़ की हड्डी है। तो ऊपर से शुरू करो, यहां से 1 से 8 खत्म हुआ तो वापस यहां से क्या शुरू होगा? 9 से 12। क्या होगा? 9 से 12। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ, लेकिन फिर भी आप कभी बुक वगैरह पढ़ो तो कोई गलतफहमी नहीं हो जाए। ये एक्चुअली 1 से 8 है, ये 8 से 12 है। 8 कॉमन है। डायाफ्राम लाइन के 2 टुकड़े हो गए ना, तो यहां पर भी डायाफ्राम लाइन है, यहां पर भी डायाफ्राम लाइन है, एक अपर है एक लोअर है। एक्चुअली डायाफ्राम लाइन के ऊपर जो थोरेसिक का जो नंबर है वो कौन सा है? 8 नंबर। तो डायाफ्राम 2 है, इसलिए यहां पर भी 8 है, तो यहां पर ये गड्ढे में 8 है और यहां पर ये ऊपर गड्ढे में 8 है। उस गड्ढे के नीचे फिर 9, 10, 11, 12। तो इसका मतलब है यहां पर देखो कलाई के पास में जो गड्ढा है ना, मैं बता रहा हूं कि सेंट्रल लाइन कहां जाना चाहिए, वो गड्ढा है थोरेसिक नंबर 8। क्या है? 8। और उसके बाद में नीचे चलो, 9, 10, 11, 12, यहां पर हड्डी है। ये हड्डियां, एक हड्डियां तो हमारे उंगलियों के नीचे है, उसको कहते हैं मेटाकार्पल बोन। क्या कहते हैं? एक ये हड्डियां है, ये देखो पूरा ये हड्डी है, ये इसको कहते हैं रिस्ट बोन। ये कौन सी है? लेकिन ये रिस्ट बोन यहीं तक है, देखो पूरी हथेली में नहीं है, बाद में तो ये सॉफ्ट हिस्सा है ना, ये देखो इसके बीच में, हरेक में सॉफ्ट हिस्सा है ना, उंगलियों के बीच में सब देखो सॉफ्ट है ना, लेकिन कलाई के पास में सब जगह क्या है? बोन है यहाँ पर। तो ये कौन सी बोन है? रिस्ट बोन। ये बोन कौन सी है? मेटाकार्पल बोन। तो इस गड्ढे से लेकर हड्डी तक का जो हिस्सा है वो थोरेसिक नंबर 9 से 12। कितना है? 9 से 12। और ये हड्डी खत्म होने के बाद में ये देखो ये मुलायम हिस्सा है, ये यहां से यहां तक तो हड्डी है, और ये बाकी भाग के अंदर जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये सब मुलायम हिस्सा है। तो मुलायम हिस्से के अंदर फिर ये नंबर 1 से 5, ये सैक्रम 1 से 5 और नीचे है कॉक्सिजल रीजन। यानी ये जो हड्डी खत्म हुई है वहां से लेकर इतना हिस्सा, ये क्या हो गया? लंबर। और रेशो, जैसे सर्वाइकल का रेशो अलग है, थोरेसिक का रेशो अलग है, और लंबर का रेशो, लंबर 5 बड़ा रेशो है, तो यहां से खत्म होकर बड़ा हिस्सा लंबर। सैक्रम छोटा है, सैक्रम छोटा है तो फिर नीचे छोटा हिस्सा सैक्रम का, और ये कॉक्सिजल रीजन वो कहां पर है? बॉटम में। तो ये बॉटम का हिस्सा क्या हो गया? कॉक्सिजल रीजन हो गया। ये पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट यहां करेंगे। तो ये मैंने आपको लंग्स का हिस्सा, हार्ट का हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा बताया। और एक सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं आपको समझा रहा हूं, किडनी की पोजीशन। किडनी की पोजीशन सही निकालने का तरीका, किडनी की पोजीशन सही निकालने के तरीके के लिए ये आप ध्यान रखो, किडनी कहां पर आती है? किडनी, एक किडनी हमारी मेटाकार्पल बोन नंबर 2 और 3 के बीच में। कहां पर है? ये मेटाकार्पल बोन में नहीं है, कहां पर है? 2 और 3 के बीच में। दूसरी किडनी कहां पर है? 4 और 5 के बीच में। क्लियर है? तो ये देखो 2 और 3, ये मेटाकार्पल बोन नंबर कौन सी है? 2। ये कौन सी है? 3। इसके बीच में जो मुलायम हिस्सा है, सॉफ्ट हिस्सा है, लेकिन ये सॉफ्ट हिस्से में कहां पर है? इसमें ऊपर चले जाओ और ये रिस्ट बोन मिल जाएगी, है ना? ये सॉफ्ट हिस्से को देखो, उंगली के 2 उंगली को ऐसा पकड़ो और बीच में सॉफ्ट हिस्सा है ना, सॉफ्ट हिस्से में ऊपर जाओ, ऊपर जाओगे तो हड्डी मिल जाएगी कि मिल जाएगी? इस हड्डी के जस्ट नीचे एक किडनी। कहां पर है? हड्डी के नीचे। जब आप देखो वहां पर गड्ढा सा मिलता नहीं, बनता है। इस हड्डी के नीचे गड्ढा सा है नहीं है, वो एक किडनी। क्योंकि किडनी की सही लोकेशन अगर पता नहीं है तो फिर बेकार हो गया ना आपके लिए। आप ट्रीटमेंट सही कर रहे हो,
प्रेशर भी सही दे रहे हो, मसाज भी सही कर रहे हो, लेकिन एरिया गलत है तो ठीक होगे क्या? तो इसलिए किडनी की पोजीशन मालूम पड़ गई ना, यानी दो मेटाकार्पल बोन उसके बीच में, यानी मुलायम हिस्से में ऊपर जाओ और कहां तक जाओ? हड्डी तक। हड्डी के जस्ट नीचे जो गड्ढा सा महसूस होता है वो वहां पर एक किडनी है। क्लियर है? फिर दूसरी किडनी कहां पर है? मेटाकार्पल बोन नंबर 4 और 5 के बीच में। तो बीच में क्या है? फिर अगेन सॉफ्ट हिस्सा है ना, इस सॉफ्ट हिस्से में ऊपर जाओ, कहां तक जाओ? हड्डी तक। हड्डी के नीचे किडनी है। ये दो किडनी हो गई। तो किडनी की मसाज और उसके बारे में बहुत स्पेशल टेक्निक, एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक करने की टेक्निक आधी दुनिया से पीड़ित है आजकल, एंजाइटी और डिप्रेशन से। उसको ट्रीटमेंट करने का तरीका बताऊंगा एड्रियल ग्लैंड के थ्रू मसाज करके, लेकिन किडनी की लोकेशन इसलिए। तो इसका मतलब इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में किडनी का मतलब क्या है? ये दो उंगलियां ना, इसके बीच में जाओ, कहां पर? बीच में, और यह हड्डी मिल जाएगी। एक किडनी यहां पर है, दूसरी किडनी कहां पर है? इन दो के बीच में ऊपर जाओ, ये हिस्सा सॉफ्ट सॉफ्ट और यहां हड्डी मिल जाएगी, तो हड्डी के नीचे किडनी है। तो ये दो किडनियों की पोजीशन इस तरीके से यहां पर आई हुई है। ये करके आपको हम 5 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारे लोग मुझे स्टडी मटेरियल के लिए पूछ रहे हैं। पहली बात, मैं कुछ बुक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जिसमें से नीचे भी कुछ बुक्स अवेलेबल अभी मैंने देखा है। पहली बात, जो भी बुक्स आपको खरीदनी है प्रोफेसर पार्क जो की लिखी हुई खरीदनी है। बाकी जो बुक्स जो भी लिखी हुई है एग्जाम अवेलेबल है, ये सब चोरी का माल है। इन्हीं की नकल करके अपने नाम से छाप दिया। वो पैसे किसी के पॉकेट में जा रहे हैं, ये पैसे किस में जा रहे हैं? संस्था में। ये किस में जा रहे हैं? और संस्था फिर क्या काम करती है? किसी के पॉकेट में नहीं भेजती है, संस्था सुजो के प्रचार प्रसार में खर्च करती है। पहली बात। दूसरी बात, ये खुद इनकी लिखी हुई किताब है प्रोफेसर साहब की, तो इसमें गलतियां नहीं है, वो सब नकल मारी हुई है, तो उसमें गलतियां भी बहुत है। तो ये किताबें आपको कौन सी, आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके लिए सबसे जो सरल किताब है, जो मैं स्लाइड ज्यादा दिखा रहा हूं ना, कई सब लोग मुझसे, कई लोग नोट पूछ रहे हैं, कई कह रहे हैं ये कॉपी कर दो मेरे को, तो उनके लिए ये बता रहा हूं किताब पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताब है। ये किताब है सुजो फॉर एवरीबॉडी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये किताब। हिंदी क्या नाम है? सुजो फॉर एवरीबॉडी। और ये सुजो फॉर एवरीबॉडी पढ़ने के लिए ये किताब को, ये देखो सारे डायग्राम दे रखे हैं। बॉडी में मान लो, बॉडी में कोई ऑर्गन कहां पर है? पहले तो शरीर में, जैसे समझो सारे ऑर्गन की पोजीशन बड़े जो मुख्य है शरीर के अंदर। शरीर में कहां पर है? हाथ में कहां पर है? पैर में कहां पर है? सारे चित्रों से समझाया हुआ है, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, सारे डायग्राम से सारी बॉडी की पोजीशन। और पहले मैंने कहा कि बॉडी और हाथ का क्या संबंध है, क्या कहां पर है? एक किडनी मेटाकार्पल बोन नंबर 2 और 3 के बीच में। कहां पर है? दूसरी किडनी किसके बीच में है? 4 और 5 के बीच में। और मेटाकार्पल बोन कौन सी हुई है? जो उंगलियों के नीचे की हड्डी है ना, ये उंगली है, उंगली के नीचे वाली हड्डी, ये मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल। और इन दो मेटाकार्पल बोन के बीच में गैप है नहीं है? वो गैप में कोई हड्डी है क्या? सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। तो उस सॉफ्ट एरिया के अंदर ऊपर की तरफ जाओ तो एक कलाई वाली के पास में हड्डी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी ना कलाई के पास में हड्डी, तो ये एक किडनी हो गई। इसी तरीके से दूसरा हाथ के ऊपर दो उंगलियों के बीच में सॉफ्ट हिस्सा है, सॉफ्ट हिस्से से ऊपर जाओ और वहां पर क्या मिल जाएगी? एक हड्डी मिल जाएगी। हड्डी के जस्ट नीचे किडनी है, उसकी पहचान है, जब उस आपको दबाओगे तो वहां गड्ढा सा महसूस होगा। क्या होगा? गड्ढा सा महसूस होगा। और वो गड्ढा कहां पर होगा? बिल्कुल हड्डी के अड़ता हुआ। कहां होगा? हड्डी के अड़ता हुआ। दो ध्यान रखनी है, एक तो इस दो उंगलियों के बीच में रहना है। क्या रहना है? बीच में रहना है। और आपको कहां पहुंचना है? हड्डी तक पहुंचना है। तो ये दो किडनी के पॉइंट है। किडनी के पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियों में, पैरों में सूजन आ जाना, शरीर में कई तरह के सूजन आना, पेशाब के इन्फेक्शन की तकलीफें, सब चीज से ठीक होने वाली है, किडनी से ठीक होने वाली है। तो ये किडनी का एरिया बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अभी इसके साथ में कुछ प्रैक्टिकल चीज एक साथ अभी बता देता हूं। किडनी के ऊपर दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर की। हमारे शरीर में देखो, एक तो ऑर्गन है हमारे शरीर में, हार्ट, लीवर, ये सारे ऑर्गन है। और दूसरे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोनल ग्लैंड्स, क्या है? हार्मोनल ग्लैंड। क्या आपको लगता है हार्मोनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली देखो तो हमारे शरीर की सारी केमिकल इंडस्ट्री वो है, वो कुछ करते हैं तो फिर शरीर कुछ काम करता है। हार्मोन, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पेनक्रियास, पीनियल ग्लैंड, ये थायराइड, ये हेड नहीं है,
ये ग्लैंड बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर ग्लैंड का अपना अपना रोल है। तो थायराइड है तो थायराइड का हिस्सा आप देख सकते हो, मैंने कल इसलिए बताया ना, ग्लैंड कहां पर है, सर में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, फिर किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड कहां पर है? किडनी के ऊपर। जैसे किडनी को टोपी पहना दी हो, ये किडनी है और किडनी के ऊपर टोपी पहना दी, ऐसी है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड किसके टच करती हुई है? किडनी के। और किडनी कहां पर है? हाथ में गड्ढे के नीचे, गड्ढे को टच करता हुआ। कहां पर है किडनी? गड्ढे में हड्डी को टच करता हुआ, यहां पर। इसका मतलब है एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होगी? फिर ऊपर। तो कहां पर होगी? ऑन द बोन। कहां होगी? किडनी कहां पर है? अंडर द बोन। किडनी कहां पर है? इस हड्डी के नीचे। हाँ, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होगी? हड्डी के ऊपर। लेकिन हड्डी के ऊपर का ये मतलब नहीं कि बहुत ऊपर, जहां पर हड्डी शुरू होती है वहीं से, जहां पर हड्डी शुरू होती है उसी का पहला जो टिप है, पहला हड्डी शुरू होने का पहला जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या हो गया? एड्रिनल ग्लैंड का हो गया। क्या हो गया? एड्रिनल ग्लैंड का हो गया। अभी ये एड्रिनल ग्लैंड अगर आपको मालूम है तो मैं बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं एड्रिनल ग्लैंड की मसाज की। एड्रिनल ग्लैंड का क्या रोल है शरीर के अंदर, आपको मालूम है? क्या काम करती है एड्रिनल ग्लैंड? क्या काम करती है? लेकिन ये तो एक पहलू हो गया है। सरल भाषा में समझने के लिए किडनी का, एड्रिनल ग्लैंड का मेन फंक्शन सरल भाषा में समझने के लिए क्या दो काम करते हैं किडनी का। एक तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे मन में जो हौसला है, करेज, वो कौन पैदा करता है? किडनी। एड्रिनल ग्लैंड कौन देता? करेज। फाइट और फ्लाइट, सामना करें या भाग छूटे, ये प्रेरणा कौन देता है? एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो प्रेरणा देता है। तो सामना करने के लिए भी आपको ताकत की जरूरत है नहीं शरीर में उस वक्त, वो ताकत और हौसला कौन देता है? एड्रिनल ग्लैंड। और भागने के लिए भी ताकत चाहिए नहीं चाहिए? भागना चाहो और टांगे कांपने लग जाए ऐसे, तो भागोगे क्या? भागने के लिए भी ताकत ज्यादा चाहिए। भागने के लिए तो, सामना करने के लिए तो वही करना है, और भागने के लिए जोर से भाग के जाना है, वहां से ताकत चाहिए नहीं चाहिए? तो ये ताकत भी कौन देता है? इसका मतलब वो सिचुएशन को एनालिसिस करवाती है। हाँ, ये सिचुएशन कैसी है, ये सलाह ये ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूँ, तो लड़ती है। और अरे ये तो भारी पड़ेगा मेरे से, तो भाग जाओ, तो भगवाती भी। ये पहला काम, एक तो ये काम है मेन, ये हौसला। तो जो लोग डरपोक है, तो कौन सी कमजोर है? एड्रिनल ग्लैंड कमजोर है। तो पहली बात तो, और एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस किसको होता है? डरपोक लोगों को होता है, बहादुर लोगों को होता है। तो इसका मतलब है एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए कौन सी ग्लैंड को समझाना पड़ेगा? एड्रिनल ग्लैंड को। तो पहली बात तो सरल भाषा के अंदर समझो कि एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है। अगर आप डरपोक हो तो आपको मन की शक्ति देने वाली कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। तो मन की शक्ति अगर आ गई तो सारे समस्या का समाधान हो गया, नहीं हो गया? ये पहली बात। दूसरी बात, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा और एक काम है, ये हमारे शरीर का इमरजेंसी मैनेजर है। क्या है? शरीर के अंदर कोई भी आपातकालीन स्थिति हो जाए, कोई भी, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको कोई बहुत ट्रॉमा वाली, डर की, घबराहट की, कोई ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई न्यूज हो जाए, घर में इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ जाए, कोई भी चीज हो सकती है ना। तो ऐसी कोई भी जो सिचुएशन होती है तो शरीर के अंदर बड़ी हलचल पैदा हो जाती है शरीर रोमन में। उसको कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है? सबसे पहले ये आपातकालीन स्थिति को इसमें कितने टाइम की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी रखी है? कितने टाइम की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी? तो ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो शरीर के अंदर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो एड्रिनल ग्लैंड काम करती है। तो उस कंडीशन में भी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम इसको यूज करते हैं। 5.5 मिनट की हुई है। तो ये दो काम है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे को एंजाइटी और डिप्रेशन ये आम बीमारी है, आम बीमारी है। लेकिन अगेन मैंने कहा था सुजोग के अंदर इमोशंस का ट्रीटमेंट करना। इमोशंस, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ये इमोशन है ना, अवसाद होना, तनाव होना, ये क्या है? ये मानसिक बीमारी नहीं है, इमोशनल डिजीज है। कौन सी है? इसका सुजोग में ट्रीटमेंट करने का सिलेबस अलग है, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स हमने डेवलप की है जिससे आम आदमी भी उसको कर सके। बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती जा रही है। हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई। छोटी सी एडवर्स सिचुएशन हुई और घबराहट और बेचैनी हो जाती है, मुंह सूख जाता है, पसीना आने वाला, गर्दन दब दब करने लगती है, होती नहीं होती है। और एंजाइटी जैसे एग्जाम, कोई एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, है ना, क्या होता है? जैसे कड़ाजा साहब बैठ जाता है, क्या होता है? जैसे कोई खड्डा सा पड़ जाता नहीं होता है, यहाँ खड्डा सा पड़ जाता है, कोई भी ऐसी। और बच्चों का एग्जाम हो तो
बच्चों को तो टेंशन और एंजाइटी होगी, इतनी होगी, माँ को जरूर हो जाती है। ये सब एंजाइटी सिम्टम है। क्या है? ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ, ये तो उदाहरण बताया मैंने, कोई एंजाइटी डिप्रेशन की सिचुएशन हो तो उस वक्त तुरंत एड्रेनल ग्लैंड की मसाज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एड्रेनल ग्लैंड की मसाज। तो वो एड्रेनल ग्लैंड की मसाज करने की टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। मैंने आपको बताया एड्रेनल ग्लैंड कहां पर है? हड्डी पर है, लेकिन किससे जुड़ी हुई है? किडनी से जुड़ी हुई है। तो एड्रेनल ग्लैंड की मसाज कैसे है? पहले तो किडनी के ऊपर उंगली रखो। कहां पर रखो? किडनी के ऊपर उंगली रखो। किडनी के अंदर उंगली रखो, सही रखी कि नहीं रखी, कई क्या पहचान है? पहले तो हड्डी से टच करती हुई है, फिर खड्डा है ना? आपकी उंगली की टिप जाकर फिट हो जाएगी उसके अंदर, ये खड्डा है वहां पर। और क्या ध्यान रखना है? इन दो उंगलियों के बीच में रहना है। तो ये खड्डे के ऊपर उंगली में रखी, किडनी के ऊपर। अब उस उंगली को थोड़ा अंदर की तरफ दबाओ और दबाकर हड्डी के ऊपर रगड़ मारो। किस पर रगड़ मारो? हड्डी के ऊपर रगड़। अब किसकी मसाज हो रही है? ये एड्रेनल ग्लैंड की मसाज। हड्डी की नहीं हो रही है, हड्डी की मसाज हो रही है। और हड्डी पर क्या है? इसका नाम हो गया एड्रेनल ग्लैंड मसाज। क्या हो गई? एड्रेनल ग्लैंड मसाज। तो शुरू के अंदर एक एक उंगली से करो, अलग अलग। ये हो ना? अब ये की एड्रेनल ग्लैंड मसाज, ये एड्रेनल ग्लैंड। और बाद में दूसरी की करो। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो देखो ऐसे नहीं होगी, ऐसे करने से तो क्या होगा? हाथ को पहले सपोर्ट देना पड़ेगा, चाहे टेबल पे रखा सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि आप प्रेशर लगाओ तो हिले नहीं। ऐसे ऐसे लग सकता है क्या? प्रेशर नहीं लगेगा क्योंकि नीचे दबा। तो पहले या तो रोको उसको और इसके ऊपर रखो और उसकी रगड़ कहां लगाओ? हड्डी के ऊपर रगड़ लगाओ। फिर अलग दूसरे की करो। या देखो, या देखो, एक मिनट, ये उंगली को ऐसे मोड़ो, ये देखो, और अच्छा प्रेशर लग जाएगा ना। ये इसको मोड़ो यहां से, और जो नकल है ये देखो, नकल को किडनी में रखो और उसको ऊपर की मसाज करो। होती नहीं होती है? फर्स्ट क्लास। और जब आपका थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा तो दोनों की एक साथ देखो, ये देखो, दोनों की एक साथ। किडनी के ऊपर उंगलियां जमाओ, इधर देखो, किडनी के ऊपर उंगलियां जमाओ और उसकी मसाज की रगड़ का मारो, हड्डी के ऊपर मसाज की रगड़ मारो। ये एड्रेनल ग्लैंड की मसाज है। और ये करके अच्छा सब लोग करो एक साथ, मैंने बताया वैसे। एक करो पहले कोई भी, और उसकी हड्डी के ऊपर रगड़ मारो। किसको दर्द हो रहा है, किसको नहीं हो रहा? दर्द किसको हो रहा है? दर्द किसको हो रहा है? दर्द। ओके, नीचे करो। किसको नहीं हो रहा है? ये सब गलत कर रहे हैं। एड्रेनल ग्लैंड मसाज के अंदर दर्द होता ही है। तो अभी कोई भगवान महावीर तो आ नहीं गए यहाँ पर, या बुद्ध और कृष्ण तो आगे नहीं गए, तो डर ही नहीं गए। सबको कुछ ना कुछ इश्यू लगा हुआ है भाई। इंसान है तो सबको कुछ ना कुछ एंजाइटी, टेंशन, डर थोड़ा बहुत तो है ना। हर एक कोई है। निर्भय कौन है? निर्भय तो कृष्ण है। निर्भय कौन है? महावीर है, कृष्ण है, ये सब निर्भय है। हम थोड़ी निर्भय है। तो इसलिए हमारी एड्रेनल ग्लैंड में दर्द होता ही होता है। इसका मतलब आप जो ठीक नहीं कर रहे हो वो गलत है। इसका मतलब वापस करो, मैंने जैसे बताया है। पहले किडनी के अंदर उंगली रखो, किडनी के अंदर उंगली रखो, किडनी पे उंगली रखो। एक बार एक को करो, दोनों एक साथ शुरू में करने की कोशिश मत करो। किडनी में लगे एकदम बिल्कुल मतलब सर में और छाती में हल्कापन आ गया, तब तक करनी है। और एक बार करो, 10-15 मिनट के बाद फिर करो, रिपीट करते रहो बार बार। कोई क्राइटेरिया नहीं, मेन है हमारे को सिचुएशन में कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये क्या है? फर्स्ट एड है। ये क्या है? ट्रीटमेंट करने का तरीका तो मैंने कहा अलग है, इमोशनल लेवल का ट्रीटमेंट का तरीका अलग है, लेकिन ये क्या है? फर्स्ट एड है। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैंने हजारों लोगों पे ये आजमाया हुआ है। जो लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है उनको खाली ये सिखा देता हूँ, और जो लोग सीख के जाते हैं उसमें से ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं उसको कहते हैं सब ये तो जादू ही है। कुछ लोगों को इतनी घबराहट और बेचैनी होती, छोटी सी कोई बात हो, रात को फोन की घंटी बजे, अचानक पढ़ पा रहे, कोई ऐसी न्यूज आ गई क्या? बिल्कुल, मतलब बहुत लोगों को छोटी छोटी बातों से घबराहट और बेचैनी हो जाती है। जिसको भी घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी चीज हो, ये आपके पास में एक छोटा सा फार्मूला उसको कंट्रोल करने का, कंट्रोल हो ही जाएगी। खाली क्राइटेरिया क्या है? किसी के 1-2 मिनट में हो जाएगी, किसी को 2-3 मिनट में होगी, और किसी को बार बार करना पड़ेगा। हर आधे घंटे में बार बार करते रहो जब तक ये काबू आ जाए। जिसमें सुविधाजनक हो आपको। शरीर इसमें भी है, शरीर इसमें भी है, सारे पॉइंट इस हाथ में भी है, सारे पॉइंट इस हाथ में भी है, सारे पॉइंट पैर में भी है। तो आपको जो इजी लगे, लेकिन तरीका वो का वही है। किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, उसके ऊपर मसाज जानी चाहिए। और मसाज कैसी होनी चाहिए? पेनफुल मसाज होनी चाहिए। ये मेथड जरूर सीखो और समय समय पर अप्लाई करो।
2-4 बार अप्लाई करोगे, पहली बार में समझो ठीक नहीं हुआ, अगली बार ठीक होगा। रेगुलर अप्लाई करोगे तो फायदा हो ही जाएगा, फायदा पक्का हो जाएगा। तो ये एड्रिनल ग्लैंड की मसाज मैंने आपको बताई है, कैसे एड्रिनल ग्लैंड की मसाज कर सकते हैं। इसी की तरह से एक छोटी सी एक्सरसाइज और मैं डेवलप कर आपको की है, उसके लिए उसका मैंने नाम रखा है डायबिटीज एक्सरसाइज। क्या नाम है? डायबिटीज। देखो, पहली बात तो हमेशा के लिए एक ध्यान रखो, कोई भी उपचार आपकी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं कर सकता है। डायबिटीज वालों को खाने का परहेज, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, घूमना, वॉकिंग, एक्सरसाइज, वो तो मस्ट है। आप बस सोचोगे ये मैं कर रहा हूं तो फिर वो नहीं करने की जरूरत है, फिर मैं दबा के मीठा खाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो जो कानून कायदा है, पहली बात हमेशा याद रखो, ये उपचार है, उपचार है। आपकी गलत आदतों को ठीक नहीं कर सकता ये क्या है? आप जो गलत करोगे उसका नहीं है, बीमारी का उपचार। किसका उपचार है? बीमारी का इलाज, उपचार है। तो हमारे भगवान ने जो शरीर बनाया, प्रकृति ने जो शरीर बनाया, पहली बात तो शरीर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ करने के 3 उपाय है, 3 उपाय है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। पहला उपाय क्या है? आहार विहार। क्या है? पहला कदम है आहार विहार, यानी आपका आहार कैसा होना चाहिए? जो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। ऐसे नहीं रोज मिर्ची बड़े खा रहे हो, खाओ, मैं खाने की मनाही नहीं है। फिर वो कभी कभी कहेगा साहब, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में नमक मत खाओ, ये खाओ, वही खाओ, घास फूस खाओ, तो फिर जंगल में जाके रहो। उपचार के लिए ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें हम जीवन भर हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। 1000 में 1 जना लगा सकता है, लेकिन संसार में रहे तो संसार की तरफ से रहना पड़ेगा ना। और फिर अगर फिर बनाई क्यों खानी नहीं है, तो फिर बनाने वाले को जेल में डाल दो ना, खड़े को, तो सबका भला हो जाएगा। बनाने वाले को जेल में डालो, फिर तो सारा बने ही नहीं तो खाए भी नहीं, बन भी नहीं है तो खाएंगे भी। तो इसका मतलब है, लेकिन कहने का मतलब है कंट्रोल, हम मध्यम मार्ग। तो कैसा होना चाहिए? अति नहीं हो, अति सबकी खराब है। सब करो, मजे लो, जिंदगी को मजे से जियो, ये तो जिंदगी है। और क्या साला दूसरा जीवन थोड़ी मिलेगा जीने के लिए? जो जीना है अभी कर, इसी में करना है भाई, सब मजे भी इसी में करने। तो लेकिन इसका मतलब है, पहला है आहार विहार। आहार का मतलब कैसा खाना, कब खाना, कैसे खाना। विहार का मतलब क्या है? एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है कि नहीं है? तो एक्सरसाइज हमारे जीवन को ठीक रखने के लिए मस्ट है। तो 3 सोपान है हमारे स्वास्थ्य के। पहला है आहार विहार, दूसरा क्या है? आचार विचार। सारे रोग कहां से पैदा होते हैं? यहां से पैदा होते हैं सारे रोग। शरीर तो उसको भुगतता है, शरीर तो अकेले भुगतता है। रोग होते कहां से? विचार से। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस भी कहती है कि साइंस क्या कहती है? सारे रोग साइकोसोमेटिक है। क्या कहते हैं? साइकोसोमेटिक। साइंस क्या कहती है? ज्यादातर रोग कैसे है? साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या है? कहां से पैदा होते हैं? यहां से पैदा होकर शरीर में आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ का इलाज। इसीलिए हमारे जो पुराना जो जीवनचर्या का जो तरीका है, उसके अंदर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, सोच विचार कैसे होनी है, झूठ मत बोलो, पॉजिटिव रहो, दया रखो, परोपकार करो। ये किस लिए किया हुआ है? कि आपका आचार विचार सही, आपका आचार विचार सही है। आपके आचार विचार में तो है सारे की जेब काट लूं और फिर आप सोचो मैं स्वस्थ रह जाऊं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता भाई। आप तो सोचोगे उसका माल लूट के खा जाऊं और फिर स्वस्थ रह जाओ, कैसे रह जाओगे? नहीं रह सकते। आचार विचार, ये आचार विचार ही आपके शरीर को ठीक चलाता है। तो आहार विहार के बाद में क्या है? आचार विचार। लेकिन शरीर में हम इस जगत में, इस दुनिया में रहते हैं, आहार विहार ठीक हो, आपका आचार विचार ठीक हो, फिर भी रोगी होने की संभावना रह जाती है। तो इसके लिए 3रे नंबर पर आता है उपचार। क्या आता है? यानी स्वस्थ रहने की 3 चीजें हैं, आहार विहार पहला, आचार विचार दूसरा, और तीसरा है उपचार। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया? उपचार तो हो गया पहला, आहार विहार हो गया दूसरा, और आचार विचार तो रहा ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है उसका। तो नंबर तीसरा भी नहीं है, नंबर ही नहीं है उसका भाई। तो फिर बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? आप सोचोगे मैं तो सुजो कर रहा हूं और आचार विचार भी नहीं पालूंगा, आहार विहार का भी ध्यान नहीं रखूंगा, मर्जी हो जो करूंगा, तो फिर तो आप पूरी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भी सुजोग में ब्यूटी एक फायदा करेगा, लेकिन कैसा फायदा करेगा? टेम्परेरी। जैसे गोली खाते हैं ना, गोली खाई तो ठीक हो गए, वापस खा लो। तो सुजोग भी क्या करो? आपने मिर्ची बड़ा दबा के खाया, एसिडिटी हो गई, लगा दो ऐसे स्टमक पे पॉइंट, दबाओ थोड़ी देर, फिर अगली बार खाओ तो फिर दबा देना। और क्या करो फिर? मतलब जब बीमारी हो तो दवा लेने के पहले इलाज कर लो। ये दवाई इलाज है और क्या भाई? तो एक तरीका ये है। पर कहने का मतलब है उपचार को
फर्स्ट मत बनाओ, उपचार को फर्स्ट मत बनाओ। उपचार हमेशा तीसरे स्तर पर आता है, तीसरे स्तर पर करो। तो शरीर को इतना तो ध्यान दो कि शरीर को शरीर के तरीके से चलाओ, शरीर को मशीन मत मानो, शरीर को शरीर के तरीके से चलाओ, भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो इसीलिए है नहीं, टीवी ने खत्म कर दिया, कल्चर ने, फेसबुक ने खत्म कर दिया। फेसबुक पे तो मैसेज भेजते हैं किसको, अपनी बीबी को ही, और बीबी घर में उससे बात नहीं करते। क्या मजाक हो गई साली, साला फेसबुक पे मैसेज भेज रहे हैप्पी न्यू ईयर, और घर में आमने सामने तो उसको ये नहीं कह सकते हैप्पी न्यू ईयर। फिर आप कहोगे मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। सर कौन सी बीबी को, पहली या दूसरी? ये तो दीदी मामला है। पर कहने का मतलब है ये ऐसी जिंदगी नहीं चलती, ऐसे जिंदगी नहीं चलती। इसके अपने कानून कायदे वो फॉलो करना है। तो अभी मैंने इसीलिए कहा डायबिटीज का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करो डायबिटीज का इलाज करो ठीक हो जाए। ये डायबिटीज की टेक्निक मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अभी इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं, उनके ऊपर ये टेक्निक काम नहीं करेगी। लेकिन जिनको डॉक्टर्स ने कहा भाई आप सावधान रहो, बॉर्डर लाइन हो गई है आपकी, और खाने पीने पे परहेज करो, एक्सरसाइज करो, वो करें और साथ में एक्सरसाइज करें, मेरी गारंटी है उनको जीवन में डायबिटीज नहीं होगी। ये डायबिटीज एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। डायबिटीज एक्सरसाइज बताने के लिए पहले आपको क्या ध्यान होना चाहिए, पैनक्रियास। क्या मालूम होनी चाहिए, पैनक्रियास कहां पर है, हाथ में। तो हमने कल बताया आपको ये 3 डिवीजन लाइन जो हमने बनाई 3 हिस्से के लिए, जो ऊपर की जो डिवीजन लाइन है, ऊपर वाली जो डिवीजन लाइन है उसी के थोड़ा सा ऊपर और थोड़े से नीचे पैनक्रियास का हिस्सा है। जोधपुर में आए तो मिर्ची बड़े को तो याद करना पड़ता है। मैंने तो सभी वाले आज पराठा खड़े हो तो अलग बात करनी पड़ेगी। आज खाना मिर्ची पड़े रखा पॉइंट दबा दे, मिर्ची पड़े जीत जावेला, पॉइंट दबाओ तो वाला खा खड़ी है, खड़ी नहीं है। तो ये देखो ये पोजीशन, ये पैनक्रियास की, ये पोजीशन पैनक्रियास की। ये आपको ध्यान देना चाहिए हाथ के अंदर पैनक्रियास की पोजीशन क्या है। आप पैनक्रियास की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, पैनक्रियास को कैसे करते हैं, ये 4 उंगली हम इकट्ठी करने हैं। तो हाथ के अंदर जो पैनक्रियास की लंबाई है ना वो बराबर है इसके, कितनी है, ये 4 उंगलियों के बराबर। ऐसे ना इकट्ठी कर ली तो 4 उंगलियों के बराबर पैनक्रियास है। अब पैनक्रियास के ऊपर इसको रखो तो कैसे रखना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आड़ा रखना पड़ेगा, खड़ा रखना पड़ेगा, आड़ा। यूं आड़ा रख लिया तो देखो हाथ को ऐसे रखेंगे तो सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड के अंदर जाता है। किधर है, सेंटर से लेफ्ट साइड के अंदर ऐसे रखा, और उंगलियों को, हथेली को रखा ढीला, और इधर से इसको सपोर्ट करके पकड़ लिया। देखो ऐसे है ना। अब इसको दबाया प्रेशर से 4 उंगलियों से, तो दबाने से क्या होना चाहिए, अगर आपको डायबिटीज है तो दबाने से क्या होना चाहिए, दर्द। अगर दर्द नहीं हुआ तो पोजीशन चेंज करो, थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं करके किस पोजीशन पे लेके आ जाओ, किस पोजीशन, मतलब आपको मालूम डायबिटीज क्लियर नहीं मालूम पड़ रही तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ना है, किस पोजीशन में लेके आओ, दर्द। देखो जब इन्होंने सही पकड़ रखा है, इन्होंने सही पकड़ रखा है, नहीं ये तुमने खड़ा सा कर दिया इसको, ऐसे नहीं, यूं रखो, नहीं ऐसे रखो, पहले हाथ को नीचे करो और ये स्ट्रेट लाइन में की तरह से रखा ऐसे। अब भले हाथ की पोजीशन कैसे भी बना दो, तो ये रखो। ये करने के बाद दबा के देखा वहां दर्द हुआ, क्लियर है। डायबिटीज होगी तो क्या होगा, वहां पर दर्द होगा। दर्द नहीं होगा तो क्या करो, थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं करके उसको उस पोजीशन में ले आओ। अब एक्सरसाइज कैसे करनी है, कोई भी चीज खाने से पहले, जैसे नाश्ते के पहले, दिन का खाना खाने से पहले, रात का खाना खाने से पहले 10 बार इसको पंपिंग जैसी मसाज करनी। कैसे, जैसे ऐसे दबा के होल्ड करो, दर्द वाला। जिसको होगा तो कितना दर्द होगा, काफी। तो ये हो गया होल्ड किया 1, ये कितना हुआ 1। फिर ढीला छोड़ दो, हटाना नहीं है, हटाना नहीं है, ढीला छोड़ दो। फिर वापिस 2 रखो, ढीला छोड़ दो, वापिस
3 छोड़ो, 4 छोड़ो, 5 छोड़ो, 6, 10 बार करना है। कितनी बार करना है? 10 बार। एक हाथ में भी अच्छी तरह करो तो बहुत सफिशिएंट है, लेकिन और ज्यादा करना तो 10 बार इस हाथ में, 10 बार इस हाथ में। तो कोई भी चीज खाने से पहले, खाली पेट नहीं, कोई भी चीज का। इंसुलिन कब लेते हैं? जिसको बीमारी होती है, खाने से पहले। तो ये इंसुलिन है। ये क्या है? इंसुलिन। इसको एक्टिवेट कर दिया हमने पेनक्रियास में। खाने के 5 मिनट पहले, खाने के जस्ट पहले, जैसे दवा इंसुलिन लेते हैं ना, खाने के 5 मिनट पहले 10 बार इस हाथ में, 10 बार इस हाथ में। और एक टेक्निक और जोड़ रहा हूं साथ में, तो इस सब्जेक्ट का मैटर नहीं है लेकिन काम करेगी। हमारे राइट हैंड का सीधे हाथ की छोटी उंगली, सीधे हाथ की छोटी उंगली का नाखून, इसको राइट हैंड की छोटी उंगली का नाखून, समझ में आ रहा है ना? नाखून के ऊपर प्रेशर देना है। किस पर देना है? नाखून के ऊपर। तो नाखून के ऊपर प्रेशर कैसे दोगे? नाखून के कॉर्नर से, दूसरे हाथ के नाखून के कॉर्नर से ये नाखून पे प्रेशर, ऐसा ये। तो जिनको डायबिटीज है, ये नाखून, किसको है डायबिटीज? ये आप इस नाखून को दबाओ, राइट हैंड के नाखून को दबाओ। इस पर दर्द है या नहीं है? नहीं, मैंने कहा नाखून से नाखून को दबाओ। कैसा है? जबरदस्त है, धीरे नाखून को दबाने का एक सरल तरीका सीख लो। लो मुंह में डालो, नाखून को दबाओ दांत से, दबाओ। या कपड़े वाली क्लिप उठा लो और दबा दो, क्लिप से दबा दो उसको, क्लिप से, क्लिप से। टाइट वाली, हल्की वाली नहीं, कोई टाइट वाली, तो दब जाएगा। तो ये आधा मिनट से 1 मिनट तक ये काम करना है। ये आप रेगुलर करोगे। जो बॉर्डर लाइन वाले डायबिटीज वाले हैं, ये बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। और अगर आपको डॉक्टर ने चेतावनी देती है तो ये तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए। ये दूसरी टेक्निक मैंने बताई, डायबिटीज एक्सरसाइज। ये डायबिटीज एक्सरसाइज। तो ये डायबिटीज को ठीक करना जो बहुत मुश्किल रोग है। आपको मालूम है भारत डायबिटीज की वर्ल्ड की कैपिटल है। सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है भारत में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और बढ़ते जा रहे हैं। और कारण हमारा ये आहार विहार गलत। पहले सब पचता था, देसी घी पचता था, मिर्ची बड़े मावे की कचौरी भी पचती थी, लेकिन शरीर से मेहनत करते थे। आजकल बैठे तो रहते हैं और खान पीन वही है। तो इसीलिए कर रहा हूं ना। तो अभी आपने अपना अगर तरीका बदल लिया, लाइफ स्टाइल बदली, तो खाना भी बदलो। अगर वो खाना खाना है तो लाइफ स्टाइल भी वही रखो पुरानी वाली। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। आधा इधर और आधा इधर, ये नहीं चलेगा। आधा मिनट से 1 मिनट खाना खाने से पहले, मैंने बताया ना कि एक्सरसाइज कब करनी है? खाना खाने से पहले। क्लियर है? भी क्लियर है? ओके। अभी मेन समस्या जोड़ों की समस्या है ना, जोड़ों की समस्या। अभी आपको ये मालूम है ना, ये पैर है, यहीं पर आप सब एक बात समझ लेते हैं, हाथ और पैर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैर का भी दे सकता हूँ। तो पैर का सिस्टम भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। मैं आपको ब्लैंक डीवीडी वैसे आज तो नहीं हो पाएगा, अपना एड्रेस दे देना, मैं एड्रेस में कोरियर करूँगा। क्या आप मुझे एड्रेस लिख के और मेरा फ़ोन नंबर लिख लो। क्या नहीं, वो सब हम तुम्हारे पास से ले लेंगे, हमारे पास। आप एड्रेस, ये देखो हाथ और पैर की बनावट एक जैसी लगती है ना। शरीर में कौन सा हिस्सा है जो हाथ से मिलता जुलता है? पाँव ही एक और कोई दूसरा है, पाँव है। तो हाथ शरीर से मिलता जुलता है कि नहीं है? और पाँव से हाथ से मिलता जुलता है, तो पाँव भी शरीर से मिलता जुलता हो गया कि नहीं हो गया? तो पाँव में भी वो के वही नियम है, खाली पाँव की बनावट अलग है। हाथ के अंदर क्या है? हाथ की उंगलियां। कौन ले गया? अच्छा, हाथ का मॉडल वापस दो भाई, मैंने भेजा था जो। देखो क्या फर्क है हाथ के अंदर? ये उंगलियां और अंगूठा अलग है, लेकिन ये सब एक लाइन में। पैर में अंगूठा और उंगलियां एक लाइन में, खाली ये फर्क है। तो दूसरा क्या है? यहाँ पर उंगलियां
उंगलियां लंबी है और ये हिस्सा छोटा है। यहाँ पर उंगलियां छोटी है, ये हिस्सा लंबा है। तो इसके हिसाब से इसके पोजीशन पर ऑर्गन की अलग हो जाती है, तो उसको देखने के लिए अलग तरीका है। लेकिन मैं चूंकि आपको लेग्स और आर्म के बारे में ट्रीटमेंट बता रहा हूं, तो पैर का ट्रीटमेंट इन 2 उंगलियों में करने से ज्यादा समय लगाना पड़ेगा ना, बड़ा एरिया है। अगर मैं कहूंगा भाई इस पैर के पूरे पॉइंट करने हैं तो कितना टाइम लगेगा। मान लो किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, तो पैर का अगर ट्रीटमेंट पूरे का करना पड़ेगा तो कितना समय लगेगा। उसकी बजाय किसकी उंगली कर सकते हैं, यानी पैर में भी बीच की 2 उंगलियां क्या है, पैर, साइड की 2 उंगलियां क्या है, हाथ, और ये अंगूठा क्या है, सर और गर्दन। तो इतना काम तो यह कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मान लो यहाँ के लिए कुछ और अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, जो इस क्लास में हम डील नहीं जाएंगे। लेकिन ये 5 हिस्से तो जान सकते हो ना, 5 हिस्से तो आप जान सकते हो ना, 2 पैर, 2 हाथ और सर और गर्दन। एक और बात बता देता हूं, पैर की विशेषता। पैर की विशेषता, आपको क्या लगता है हमारा जो सर है, ये खोपड़ी, ये सर, ये पैर का अंगूठा ज्यादा समान है कि हाथ का अंगूठा ज्यादा समान है, पैर का अंगूठा। और हमारा ये चोरी किस पे काम करती है, समानता पर। इसका मतलब है सर से संबंधित कोई रोग का ट्रीटमेंट करना हो तो पैर में ज्यादा अच्छा होगा कि हाथ में ज्यादा अच्छा होगा, पैर में ज्यादा। तो मैंने कहा जो ज्यादा समान है वो ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कर सकता है। समानता से वैल्यू, समानता की वैल्यू ऐसी है, दो समान, दो दोस्तों के विचार समान मिलते तो पक्के दोस्त हो जाते, नहीं हो जाते हैं। लेकिन दोनों में विचार ही नहीं मिलते तो क्या होगी, झगड़ा ही होता रहेगा। मैं यहाँ के आपको कन्नड़ में पढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या छूट गया, समानता छूट गई। और आपकी भाषा में पढ़ाऊं और वो भी जोधपुरी भी उल्लू बीच बीच में, तो और बेटर हो जाए। तो जितना ज्यादा समान है उतनी ज्यादा दोस्ती है, उतना ज्यादा इफेक्टिव है। संबंध कैसा है, तो पैर का अंगूठा ज्यादा समान है कि हाथ का अंगूठा ज्यादा समान है, पैर का अंगूठा ज्यादा समान है इस हिस्से का। तो इस हिस्से में कोई भी चीज है, इस हिस्से की कोई भी रोग का ट्रीटमेंट करना हो तो किसका करना चाहिए, पैर के अंगूठे का ट्रीटमेंट करना ज्यादा इफेक्टिव है। ये भी इफेक्टिव है, हम दोनों के बीच में क्वालिटी का डिफरेंस कर रहे हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसका मतलब है सर दर्द हो, सर दर्द आधी बीमारी से फिर बड़ी बीमारी है सर दर्द। और महिलाओं में सर दर्द आए दिन सर दर्द, अरे क्या सर दर्द करे भी क्या, सर का घर का सारा घर का काम, हस्बैंड तो आए आराम से बैठे हैं, गद्दे पे बैठे हैं, मस्त लगा के बैठे हैं, फोटो पर बैठे के टीवी देख रहे हैं, चाय देना, एक आपको पानी पिलाना, तो फिर हेडेक हो जाएगा कि नहीं, और क्या होगा। तो हेडेक का कारण तो घर में मौजूद है ना, तो इसीलिए हेडेक ज्यादा होता है। लेकिन कहने का मतलब है यहाँ से भी हेडेक ठीक कर सकते हैं, यहाँ से भी हेडेक ठीक कर सकते हैं। लेकिन हेडेक जिसको बीमारी की तरीके से हेडेक हो और जिसको बीमारी की तरह से हेडेक हो, तो किसकी अच्छी डीप मसाज करनी चाहिए, पैर के अंगूठे की। मेमोरी की कोई प्रॉब्लम हो, याददाश्त की समस्या हो, तो कौन सा ऑर्गन है, ब्रेन। तो अगर मेमोरी, आपके बच्चे की मेमोरी कम हो, याददाश्त बढ़ाना चाहते हो, तो किसकी अच्छी मसाज करनी चाहिए, पैर के अंगूठे की मसाज करनी चाहिए। नींद की समस्या हो तो नींद के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन सा ऑर्गन जिम्मेवार है नींद नहीं आना, ब्रेन। ये तो जिम्मेवार है नींद नहीं आने के लिए। एक कहावत है, सर खाली हो और पेट भरा हुआ हो तो नींद आती है, पेट भरा हुआ हो और सर खाली हो तो नींद आ जाती है। पेट खाली हो तो नींद आएगी क्या, सपने आते रहेंगे, क्या क्या आते रहेंगे, कभी तो रसगुल्ले दिख रहे हैं, कभी मालपुए दिख रहे हैं, कभी क्या दिख रहे हैं। जिस दिन उपवास होता है आपकी हालत क्या होती है, उपवास करते हो ना, बड़ी हालत खराब होती है। दिन तो निकल जाता है, दिन तो निकल जाता है, रात पड़ते ही सारे खाने की पकवान याद आ जाते हैं सब। तो और दिमाग में आप सो और दिमाग में चरखा चलता रहे, कल ये हो गया, इसने मेरे को गाड़ी बक दी, इसने ऐसे कर दिया, साले को अब तो मिलने देख ले, हफ्ते देगा, उसका काम पढ़ने को मेरे को, सब देख लूंगा उसको, क्या चल रहा है, दिमाग चल रहा, तो नींद आएगी क्या, नहीं आएगी। पर मेजर रूप से हमारा नींद किससे डिस्टर्ब होती है, यहाँ से डिस्टर्ब होती है। तो इसका हिस्सा कहाँ पर है, तो जिन लोगों को नींद की समस्या हो, एक सरल तरीका है, रात को सोने से पहले पैर के अंगूठे के ऊपर कोई भी बढ़िया ले लो, गाय का देशी घी ले लो, क्या लो, गाय का देशी घी लो, और अंगूठे की खूब अच्छी मसाज करो। एक अंगूठे के ऊपर कितनी देर लगानी है, 10 मिनट। कितना लगाना है, 10 मिनट पैर का अंगूठा। ये सरदर्द का भी इलाज है। सरदर्द ऐसा नहीं कि जो हस्बैंड ने पैदा किया, वैसा नहीं, बीमारी वाला सरदर्द, बीमारी वाला सरदर्द। ये अंगूठा है पैर का, तो ये अंगूठे के ये सारा हिस्सा पैर के अंगूठे का, ऊपर से नीचे से और
इस मसाज में क्या होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्द। डीप पेनफुल मसाज, लेकिन इसलिए घी यूज करवाया, वैसे जरूरत नहीं, घी का कोई रोल नहीं है हमारे। जितना ही रहेगी तो मसाज अच्छी हो जाएगी, हमारा हाथ अच्छा चलेगा और पेशेंट को भी कंफर्ट रहेगा। इत्यादि तो क्या रगड़, ये चमड़ी जलने लग जाएगी, सूखी होगी ना, सूखा रगड़े तो चमड़ी जलने लग जाएगी। तो ये पीछे, ये अंगूठे के नाखून को भी, नाखून के सहित क्या करना है? नाखून के नीचे का हिस्सा, साइडें, ऊपर खूब अच्छी तरह से मसाज करनी है। मैं आपको कह सकता हूं, मैं आप करके देखोगे जब मालूम पड़ेगा इतना सरल तरीका बीमारी कैसे ठीक होती है। तो इसका मतलब है यहां पर जितने रोग है यहां पर भी कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, लेकिन इसका सरल तरीका और ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है? पैर के अंगूठे पर मसाज, जो सर दर्द के लिए और इसकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो उसके लिए ट्रीटमेंट करने का है। समझ में आता नहीं आता? तो दूसरा क्या तरीका है समय बचाने के लिए? ये अंगूठा है, समझो आपको सर दर्द है, किसी को यहाँ आगे का सर दर्द होता है, किसी को यहाँ सर दर्द होता है, किसी को दाएं बाजू यहाँ होता है, तो उसके हिसाब से हिस्सा निकाल लोगे ना। आपने प्रोब लिया, ये प्रोब लिया, ऐसा प्रोब लिया, तो समझो मेरे तो इधर कनपट्टी पर दर्द होता है, तो कनपट्टी किधर है? साइड में आएगी ना। तो कनपट्टी के पॉइंट के ऊपर प्रोब से चेक करो, और जैसे ही चेक करोगे तो क्या निकलेगा? वहां पर पेनफुल पॉइंट निकलेगा। बिल्कुल मैच कर लो कि हाँ कनपट्टी में या बिल्कुल यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ का पॉइंट लिया हो यहाँ पर, और प्रोब से क्या करो? उसको चेक करो, और चेक करके पॉइंट मिल ही जाएगा। और मिलने के बाद में उसी पॉइंट को प्रोब से बियरेबल प्रेशर के साथ में मसाज करना शुरू कर दो। इंस्टेंट रिलीफ है, हाथों हाथ। इसका मतलब है अगर आपको पूरे सर में दर्द होता है तो पूरे की करनी पड़ेगी, आगे होता है तो आगे की करनी पड़ेगी, ऊपर होता है तो ऊपर की करनी पड़ेगी, राइट साइड में होता है राइट साइड की करनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट साइड में करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये हेडेक के बीमारी का इलाज है। लेकिन मैंने जनरलाइज ही बता दिया। मैंने कहा कुछ लोगों को पॉइंट ढूंढने में इस तरह से डिफिकल्टी आती है शुरू में, तो उसका भी सरल तरीका बता दिया ना मैंने। आप पैर के अंगूठे से लो और मसाज करो, और मसाज करते करते कुछ एरिया उसमें पेनफुल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सब जगह पेन थोड़ी मिलेगा। पैर के अंगूठे पे जब दबाओगे तो कुछ जगह का मिलेगा, जैसे उसके ऊपर से आपका हाथ निकलेगा, अरे बाप रे यहाँ पर है, तो उस पर क्या करो? उसको थोड़ी ज्यादा टाइम लगा दो, और क्या करो? ये तो टेक्निक है, और क्या है। तो इस तरीके से पैर के ऊपर, अंगूठे के ऊपर मसाज करके अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर दर्द की बीमारी का, इंक्लूडिंग माइग्रेन। माइग्रेन के लिए मैं अलग से भी कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन ये इजी है नहीं है। तो इसका मतलब है इसका कोई सी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी कोई रोग हो, जिन लोगों को पार्किंसन है, पार्किंसन है ना, पार्किंसन का मतलब क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ ब्रेन। क्या हो गया? डीजनरेशन ऑफ ब्रेन, उम्र के साथ। इसलिए पार्किंसन को कहते हैं बूढ़ों की बीमारी। किसकी कहते हैं? बूढ़ों की बीमारी है, आजकल जवानों को भी होने लगे, तो इसलिए मेडिकली उसको कहते हैं अर्ली पार्किंसन। क्या कहते हैं? अर्ली पार्किंसन। होता ही है, किसको होता है? बूढ़े को, इसलिए कहता है बूढ़ा सिटिया जाता है, 60 साल में होगा, 60 साल नाता। इसलिए क्या कहते, समय के साथ प्रकृति का ह्रास होता है, तो इसमें भी होता है। इसलिए बूढ़ा, इसलिए बच्चों में बूढ़ों में बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती है? वो बूढ़ा है, उसका दिमाग अलग तरीके से चलता है, इसका दिमाग अलग तरीके से चलता है। तो जनरेशन क्या है? ये क्या है? इसकी वजह से जनरेशन क्या है? कभी बूढ़े में जवान मिलते नहीं मिलते हैं। हाँ, उनका जनरेशन डीजनरेशन नहीं हुआ, दिमाग का डीजनरेशन नहीं होगा तो कैसे हंसी मजाक करेगा? जैसे यंगस्टर्स की तरह के आपसे मिलेगा तो ऐसा नहीं लगेगा बूढ़ा मिल रहा है, कैसा लगेगा? अरे वाह, जवान आदमी से मिल रहे हैं, ऐसा। हाँ, 45 साल का दिखे तो इसलिए कहने का मतलब है मैं ये कह रहा हूँ पार्किंसन एक लाइलाज रोग है। सुजोग में बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन सुजोग के एडवांस मेथड से। लेकिन सरल तरीके से कैसे कर सकते हो? पार्किंसन होता तो ये करने लगते, क्या हो जाता है? ये दूधने लगते हैं, कभी कभी चलना भी मुश्किल हो जाता है, बैलेंस नहीं बढ़ता है, ऐसे डगमगा के चलते हैं। उनका सरल इलाज क्या है? पैर के अंगूठों के ऊपर गहरी मसाज रोज दोनों की करो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो क्या करो? एक दिन इसकी करो, अगले दिन उसकी करो। एक दिन इसकी कर ली, क्योंकि हर जगह के पॉइंट की अलग इंपॉर्टेंस है। इधर की कर ली एक दिन, दूसरे दिन अगले अंगूठे की कर ली, फिर मौका लगा तो हाथ की भी कर ली। तो फिर ये 4 हॉस्पिटल है भाई, किसी के पास कभी स्टाफ है, किसी के पास नहीं है। हम गोली बालन कहां से क्या काम होगा? 4 कनेक्शन है। 4 कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन काम करेगा? जो बिल्कुल क्लीन होगा। सारे ही काम करते हैं,
लेकिन उसमें से कोई ज्यादा काम करता, कोई कम काम करता है, उसकी भी एक थ्योरी है, लेकिन इस क्लास में उस थ्योरी में नहीं जा सकते। तो हमने आपको क्या बताया, सबको ही करो। मैंने आपको पहले बता दिया ना, कम करने से फायदा नहीं होता, ज्यादा करने से नुकसान नहीं होता है। थोड़ा ट्रीटमेंट ज्यादा ही करो भाई, कुछ लोगों को फायदा ही होगा, लेकिन उसको लिए ध्यान क्या देनी है, मसाज के वक्त जो पेनफुल पॉइंट निकलते हैं उसके ऊपर ज्यादा समय देकर अटेंशन देना, ज्यादा ध्यान देना उसकी मसाज। तो सर से संबंधित, ब्रेन से संबंधित और इवन आईज, जिन लोगों को सर्दी जुकाम बार बार होता है, नाक बहती रहती है, कान में तकलीफ है, तो कान भी कहां पर है, साइड में। कान की करना तो किससे करोगे, साइड में, अंगूठों के साइड में, चाहे हाथ में करो या चाहे पैर में करो, कान में घंटियां बजती है। तो ये सारा का सारा इसका मतलब है, आपको ये पता ही है ना। अब ये हमारा अंगूठा थोड़ी है, ये क्या है, अंगूठे का ये हिस्सा सर है, तो पैर में भी अंगूठे का हिस्सा सर है। तो ये मैंने खाली आपको कहा सुजोग में एक बड़ी कमी है, बहुत बढ़िया है सुजोग, बहुत फायदा ही फायदा है, एक कमी है तो सारा करना पड़ता है। अब कोई आपके लिए मैं मेरा कर दूं तो नहीं चलेगा, आपको अपना खुद को ही करना पड़ेगा, या खुद का किसी से करवाना पड़ेगा। किसको जोर लगाओगे, ज्यादा बीपी पे जोर लगा लोगे, जल्दी कर मेरे पॉइंट पर करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं नहीं, झगड़ा करके करो तो जल्दी होता है, तो फिर जोर से करेगी। प्रेम से तो धीरे धीरे आपको थोड़ा दर्द होगा, अरे बेचारी को प्रेम आ रहा है, अरे नहीं कम कर देती हूँ, कम करने से काम नहीं होगा। पहले तो झगड़ा कर लो, एक दो तो नाराज कर दो उसको, नाराज करके कहते मेरे पॉइंट कर, अच्छा अब उसके मन में क्या है, गुस्सा, ले आप ही निकाल देते हूँ तेरा। बहू सास के अंदर क्या है, थोड़ा पहले बहू को डांट दो, फिर तो पॉइंट कर, तो बढ़िया पॉइंट हो जाएंगे आपके, आपको फायदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारा ये सब प्रेशर, ये मैं आपको कह रहा हूं, कभी कभी मैं मजाक के अंदर थोड़ी बात बताता हूं, लेकिन ये बात का मीनिंग सीरियस है, ये सीरियस मीनिंग की बात है। मैं हंसी मजाक करता रहूं तो आपका मन लगे, नहीं तो सो जाएगी आधी क्लास में, तो आपको नींद नहीं आई, इसकी जिम्मेवारी तो मेरी है। तो मैं खाली सोते लोगों को पढ़ाऊंगा क्या, तो जगाना भी तो मेरी ड्यूटी है आपको, तो जगाना भी इसलिए जरूरी है। कहने का मतलब है पैर का अंगूठा हमारे 3 चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है, पैर का हाथ का दोनों अंगूठा। दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या है, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड 1000 बीमारी में फायदा करती है, कितने में, 1000 बीमारी में, जिसमें अनिद्रा एक शामिल है। मोटापा, लोग पूछ रहे मोटापे का क्या करूं, मोटापे का क्या करूं। मोटापे के लिए जो हार्मोनल ग्लैंड जिम्मेवार है, एक तो थायराइड डिजीज तो अलग बात है, लेकिन आपको जो भूख लगती है ना, भूख लगती है ना, मोटापे का मेन कारण क्या है, काम तो करते नहीं है, खाए जाते हैं। मेन कारण क्या है मोटापे का, एक तो थायराइड बीमारी तो अलग बात है, लेकिन मोटापे का कारण क्या है, शरीर को काम में लेते नहीं है, और बैंक से निकालते तो है नहीं, डाले जाते हैं, निकालना भी तो पड़ेगा ना बैंक से, तो खर्च तो करते नहीं, डाले जाते हैं, तो ये मोटापे का मेन कारण है। तो इसके लिए जिम्मेवार जो हार्मोनल ग्लैंड है, देखो बड़ी इच्छा कंट्रोल कर रखा खाने के लिए, अरे यार मोटा बहुत हो गया आजकल, शरीर बड़ा भारी हो गया, लोग कंप्लेंट करते ही करते, लेकिन सामने ओहो आ गया, अब नहीं, फिर उधर से वो पिट्यूटरी ग्लैंड जोर मारते, अरे खा ले टेस्टी है, तेरे पसंद का है भाई वही तो। फिर जैसे ये खाया, पिट्यूटरी ग्लैंड को मजा आ गया, हाँ मैंने भी सोचा वो हो गया, वो और जोर मारती है, ला एक और ले, एक और, कौन वो क्या कहती है, एक और ला ले, एक और, फिर तो क्या, फिर तो फिर शर्म ही छोड़ दी, तो फिर क्या, फिर एक और क्या, 4 शुरू में प्रॉब्लम थी ना, तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, फिर खा ही लिया तो फिर काय की शर्म है, फिर तो 4 खा लिया, 6 खा लिया। ये काम कौन करवाता है ग्लैंड के अंदर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी जो खाने की जो टेस्ट बड है ना, इसको उत्तेजित करके हमारे को आकर्षित करने का काम है, खाने के प्रति, भूख के प्रति। जरूरत से ज्यादा भूख लगती कई बार, तो क्या करें, कंट्रोल करना चाह के भी नहीं कर सकते, ये भूख को कंट्रोल करता है डायरेक्टली भूख पे और ऐसी खाने की इच्छा के ऊपर। तो जब आपको लगे क्या हो गया कि साला खाने पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, यार खाने की इच्छा मतलब कंट्रोल करना तो चाहते हैं लेकिन मन मान ही नहीं रहा, तो क्या करो, उसी वक्त तुरंत क्या करो, पिट्यूटरी ग्लैंड को लेके मसाज करो। क्या कर दो, उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट कहां पर हुआ, अंगूठे पर किस जगह होगा, जहां पर अपने टीकी लगाते हैं,
पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है? जहां टीके लगाते हो ना, तो उस टीके का पॉइंट यहां निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? थोड़ा सा नीचे टीकी, ये आपका चेहरा है ना, चेहरे के ऊपर टीकी लगाओगे तो वैसे टीकी यहां पर लगा दो और उस पॉइंट के ऊपर मसाज करो। क्या करो? उस पॉइंट के ऊपर मसाज करो। उसी वक्त जब आपकी इच्छा, आप रुकना तो चाहते हो लेकिन आप पे टेम्पटेशन रुक नहीं रहा था, टेम्पटेशन नहीं रुक रहा है, तो टेम्पटेशन को रोकने के लिए क्या करो? उसको ये पिट्यूटरी ग्लैंड की मसाज करो। और जिसको आपको रोज की समस्या है तो मैंने बता ही दिया, खाने के पहले अंगूठे की जब मसाज करोगे तो क्या होगा? ब्रेन की मसाज भी होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड की मसाज भी होगी और पीनियल ग्लैंड की भी मसाज होती है। पिट्यूटरी और पीनियल दोनों कॉम्बिनेशन में काम करती है। पिट्यूटरी कमांड करती है पीनियल के थ्रू। किसके थ्रू करती है? पीनियल के। और पीनियल कहां पर है? पीनियल अंगूठे के नाखून के जस्ट नीचे है। कहां पर है पीनियल? कहां पर है? अंगूठे का, हाथ के अंगूठे का जो नाखून है उसके जस्ट बॉटम में, चमड़ी में, ऑन द नेल नहीं है। नाखून जहां खत्म होता है उसके जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड है। तो अंगूठे की मसाज करने से, डीप मसाज करने से ब्रेन की मसाज, सर की मसाज, पिट्यूटरी ग्लैंड की मसाज, पीनियल ग्लैंड की मसाज और चेहरे के, नाक, आंख, इन हिस्सों की मसाज, ये सारी मसाज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने कहा ये करने से अनिद्रा की बीमारी, ज्यादा भूख लगने की बीमारी, खाने पे कंट्रोल नहीं करने की बीमारी और उसके वजह से होने वाला मोटापा, उसकी वजह से होने वाला मोटापा, मैं वो बात कर रहा हूं, हर मोटापे की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह से होने वाला मोटापा, याददाश्त को बढ़ाना और सर दर्द, सर्दी जुकाम, इस तरह की। देखो सर्दी जुकाम में बहुत सारे फैक्टर भी है, लंग्स में कफ होगा तो भी आएगा, लेकिन मेन एरिया कौन सा सर्दी जुकाम का? यही है ना। साइनस का एरिया कहां पर है? यहीं पर। नाक कहां पर है? यहीं पर। तो इसकी अच्छी मसाज करने से सर्दी जुकाम वगैरह सब। तो इसीलिए आपको पैर का अंगूठा करो या हाथ का, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने बताया दोनों में पैर के अंगूठे से ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाथ का अंगूठा काम नहीं करता है। आपको हाथ का इजी लगता है, किसी भी वक्त कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इस हाथ के अंगूठे के ऊपर अच्छी मसाज करनी है। समझ में आती नहीं आती बात? देखो ये सरल, हम प्रैक्टिकल बात करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब आपको ये पता कि ये मेरा चेहरा है, तो इसमें दायां कान इधर है, बायां कान इधर है, दाईं आंख इधर है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जिन बच्चों की नजर कमजोर है अभी से, और अभी आप चश्मा लगाना नहीं चाहते हो, तो भी यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा यही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट करने से ये समस्या है, यानी सर का दर्द और ब्रेन से संबंधित कोई समस्या हो, जो पार्किंसन के लिए बताया ना, जिनकी पार्किंसन हो, पार्किंसन को कंट्रोल करने के लिए जो करना हो, पैर के तले, पैर के अंगूठों की और हाथ के अंगूठे की रेगुलर मालिश करनी है। क्लियर है? ये आपको टेक्निक मैंने ये बताई। लेकिन उसके बाद में दूसरी सरल टेक्निक जो बता रहा हूँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत ज्यादा समस्या सर्वाइकल की, स्पेशली कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर नहीं हो तो आपके सारे इसमें मोबाइल में सारा आ गया, गेम है, तो दिन भर तो कौन सा पोस्टर बिगड़ रहा है? तो गर्दन का बिगड़ा, तो सब बीमारी किसकी हो रही है? सर्वाइकल की बीमारी बहुत आम है और बहुत यंग एज में होने लगी, बहुत यंग एज में होने लगी सर्वाइकल की बीमारी। तो सर्वाइकल का हिस्सा कहां पर है? ये सर्वाइकल का हिस्सा है। और ऐसे ही पैर का दूसरा जो जॉइंट है, चेहरे, पहला जॉइंट तो क्या है? फेस। दूसरा जॉइंट क्या है? तो हाथ और पैर के अंदर, दोनों के अंदर ये जो हिस्सा है, ये करो। देखो हाथ को ऐसे पकड़, देखो ये मसाज होती नहीं होती पूरी सर्वाइकल की? करो मेरे साथ में सब लोग, प्रैक्टिकली होता है नहीं होता है? ये टेक्निक जो मैं बता रहा हूं वो यूज करने की का सहज तरीका क्या? पहले तो आपको पकड़ आनी चाहिए, मतलब कैसे पकड़ना, ताकि इजी तरीके से सारा एरिया कवर हो जाए। तो ये देखो, आप इसको अंगूठे को मोड़ लिया तो पूरी सर्वाइकल सामने आ गई, नहीं आ गई? पूरी सर्वाइकल सामने आ गई। अब इसको, इस हाथ को यहां से पकड़ो और अंगूठे से इसकी पूरी की मसाज होती नहीं होती है? अच्छी तरह होती नहीं होती है? पूरा। इसका मतलब है इस पूरे अंगूठे की मसाज साइडों के सहित, ये हिस्सा भी गर्दन, मान लो गर्दन इधर से ज्यादा दुखती है तो किधर से करोगे? साइड से। पीछे से दुखती तो कहां करोगे? यहां ऊपर से, नहीं तो साइड से। ये अच्छी तरीके से हाथ में और पैर में, दोनों में हो सकती नहीं हो सकती? इसमें कोई आपको कोई टूल की जरूरत है क्या? कोई साधन की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूं अच्छी तरह से समझो तो बिना साधन के ही बहुत सारे इलाज हो सकते हैं। पैर के अंगूठे के मसाज के लिए साधन की जरूरत है क्या? यस, साधन के लिए भी उसकी उपयोगिता है। डीप पॉइंट करना हो, अच्छी तरह से एक पॉइंट को करना हो, उसकी भी जरूरत है। लेकिन आम आदमी दूसरे तरीके से भी कर सकता है। और ये किसकी मसाज कर दी? ये किसकी मसाज हुई? सर्वाइकल की मसाज। ये रेगुलर सर्वाइकल की मसाज।
ये अच्छी तरीके से खूब डीप मसाज करो। और मसाज करने के लिए अंगूठे का ये हिस्सा काम में लो। कौन सा? ये हड्डी वाला। यहां से करेंगे तो दुखने लगता है बाद में, क्या होगा? कौन सा हिस्सा काम में लो? यहां से करो। देखो देखो प्रेशर ज्यादा पड़ता नहीं पड़ता? ये हड्डी वाला, जॉइंट वाला, ये जॉइंट वाला हिस्सा मसाज करने के लिए कौन सा हिस्सा काम में लो? अच्छी होती नहीं होती है? देखो प्रेशर भी ज्यादा पड़ता है और दर्द भी हो जाता है। और ये करने से फिर अगेन जहां पर दर्द मिल जाता है वहां पर क्या करना है? वहां पर ज्यादा समय देना है। ये हुआ नहीं हुआ? ये अच्छी, ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहला तो हुआ ये मसाज, चाहे हाथ में करो या पैर में करो। पैर में भी करोगे तो पैर के अंगूठे का दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो उसके ऊपर मैंने बताया जो रात को टेक्निक है, आपने पैर के अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से के साथ में नीचे वाले का भी कर दो, पूरे अंगूठे की कर दो। सर की बात हो तो इतना करो, और गर्दन की भी बात हो तो क्या करो? पूरा कर दो। और उसकी अच्छी तरह से साइडों से वगैरह मसाज करके पहली बात, पहला काम हुआ। अब सर्वाइकल के लिए डॉक्टर क्या बताता है आपको? एक्सरसाइज बता देना। गर्दन को यूं रखो, यूं करो, यूं करो। और सारा डॉक्टर, ये डॉक्टर है कैसा ही है, पहले तो गर्दन दुख रही है फिर एक्सरसाइज करो। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ठीक होने के बाद डॉक्टर के पास वापस जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है? एक्सरसाइज की थी? डॉक्टर साहब ऐसे एक्सरसाइज दवाई दे दो। एक्सरसाइज कहाँ से नहीं होती है? तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सर्वाइकल की अंगूठे पे। कैसे करेंगे? सर्वाइकल एक्सरसाइज। ये सर्वाइकल, ये क्या है? गर्दन है ना? तो आपको एक्सरसाइज में क्या करना पड़ता है? रोटेशन। तो ये करो रोटेशन, तो रोटेशन ये लो, इसको पकड़ के रखो होल्ड ऐसे। ये जॉइंट को मुड़ने मत दो। और क्या करना है? क्लॉकवाइज 10 बार घुमाओ नीचे। कौन सा जॉइंट घूमना चाहिए? ये वाला। कौन सा जॉइंट घूमना चाहिए? ये वाला जॉइंट घूमना चाहिए। घुमाओ 10 बार। नहीं देखो आप इसको घुमा लो, इसको तो पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये वाला जॉइंट घूमना चाहिए। हाँ हाँ। और देखो पूरा, और पूरा बड़ा जो रोटेशन पूरा बनाओ ऐसे। देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा रोटेशन बनाओ। यस ऐसे 10 बार। और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और सब यूं पकड़ लो। चलो देखो एक दूसरा तरीका पकड़ लो। तो मान लो कई लोग क्या ऊपर से पकड़ के ढंग से नहीं कर पा रहे, तो यूं पकड़ो, पूरा अंगूठा पकड़ लो। क्या करो? ऐसे पकड़ो। इधर देखो, मुट्ठी में पकड़ लो पूरा अंगूठा। पूरा अंगूठा किसे पकड़ लो? मुट्ठी से पकड़ लो, उंगली से पकड़ो। अब घुमाओ क्लॉकवाइज, घुमाओ बोलो, मुट्ठी से पकड़ लो। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये जॉइंट घूमना चाहिए। और पूरा बड़ा घेरा बनाओ। क्या बनाओ? बड़ा घेरा बनाओ 10 बार। और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। ये हो गया, इसको क्या कहता है? टो रोटेशन। हम या टो, ये पैर का भी काम कर सकते हो। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये पैर और हाथ के ऊपर दोनों पे किया जा सकता है। पैर के अंगूठे को पकड़ के घुमा सकते हो, नहीं घुमा सकते हो। तो इसका नाम है टो रोटेशन। क्या है? ये एक एक्सरसाइज हुई है टो रोटेशन। अब दूसरी एक्सरसाइज टो ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग कैसे करें? ट्विस्टिंग पकड़ो इसको मुट्ठी के अंदर और एक तरफ मोड़ के रखो। और दर्द होगा नहीं होगा सर्वाइकल वाले को, वहां होल्ड करके रखो। क्या करो? होल्ड कर रखो। दूसरी तरफ ट्विस्ट करो। जहां तकलीफ होगी वहां ज्यादा होगा। तो अपने को दोनों तरफ की एक्सरसाइज करनी है। यानी एक एक्सरसाइज तो रोटेशन की हो गई, दूसरी हो गई ट्विस्टिंग की। और ट्विस्टिंग ऐसे नहीं, देखो मेरी हर बात को अच्छी तरह समझो। ऐसे ऐसे नहीं, यूं नहीं। ट्विस्टिंग, रोको, दूसरी तरफ रोको, 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 ट्विस्टिंग। तो रोटेशन और ट्विस्टिंग। और तीसरी एक्सरसाइज है बेंडिंग की एक्सरसाइज। तो गर्दन की नहीं करनी है, किसकी करनी है? अगेन इसी की बेंडिंग। रोको, पीछे, रोको, वापिस। तो आपको कौन सी पोजीशन में दर्द होगा जो आपसे संबंधित है? हो सकता है मेरे को बेंडिंग में होगा, आपको ट्विस्टिंग में होगा, किसी को रोटेशन में होगा, लेकिन अपने को सारी कर लेनी है। क्या करनी है? ये सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल और ये कंधों के दर्द। तो ये कंधे ये से जुड़े हुए हैं ना? कंधे कहां से जुड़े हुए हैं? इस जॉइंट से जुड़े हुए हैं कंधे। लेकिन अगर आपको समझो कि गर्दन तो आपकी ठीक है, गर्दन ठीक है, सुनो मेरी बात, गर्दन ठीक है लेकिन कंधे दुख रहे। गर्दन ठीक है और कंधे दुख रहे, तो कंधे कहां पर है? एक तो कंधा किससे जुड़ा हुआ है? हाथ से।
लेकिन कंधा गर्दन से भी तो यहाँ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है? कंधे गर्दन से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए ये हिस्सा? तो हाथ से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अगर गर्दन से ठीक करना हो कंधे को तो कैसे करोगे? ये साइड में पकड़ोगे। कहां पर पकड़ोगे? साइड में। कहां पर? अंगूठे के जोड़ के नीचे। अब यहां पर प्रेशर लगाओ, दर्द होगा कि नहीं होगा? अगर आपको वहां होगा तो ये देखो, अगेन मैंने कहा ये वाला हिस्सा काम में लो और जिसके कंधे में दर्द हो दबा के देखो। किसके कंधे में दर्द? अरे बाप रे, इतने सारे लोगों के। तो दबाओ वहां पर साइडों के अंदर। दर्द होता नहीं होता है? सबको हो रहा दर्द? होता है ना दर्द? वहां पर लेके मसाज करो, वहां प्रेशर दो। दिन में 2 बार 4 बार करते रहो साइड टू साइड। जब भी समय मिले मेरी बात लेक्चर सुनते हो, लेक्चर सुनते सुनते ही करो, करते। मतलब ये टेक्निक है। तो आपने जो कहा गर्दन से संबंधित सारा हिस्सा आ गया नहीं आ गया? गर्दन से संबंधित सारा हिस्सा हो गया नहीं हो गया? हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। देखो अब मैं आपको बिना टेक्निक के, बिना टेक्निकलिटी के ट्रीटमेंट करना सिखा रहा हूँ। हम सर से शुरू हुए, सर को कंट्रोल कैसे किया उससे सारे संबंधित, और गर्दन तक आ गए। गर्दन के बाद में क्या है? चेस्ट है। तो ये चेस्ट आपको मालूम है? खुदा खुद ने बोल दिया नहीं जिसके ये चेस्ट मालूम है? तो ये चेस्ट मालूम है? तो डाल देंगे है क्या, फिर कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। ये चेस्ट है। तो सांस की तकलीफ, सांस फूलना, दो बात हो गई, अस्थमा और सांस फूलना अलग। तो कौन सा ऑर्गन जिम्मेवार है उसके लिए? लंग्स। सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है, तो 2 ऑर्गन जिम्मेवार है। हार्ट भी हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है? लंग्स। लंग्स की कैपेसिटी कमजोर हो रही है। तो ये हिस्सा लंग्स, ये तो मालूम ही है ना आपको। अब इस लंग्स के हिस्से की अपने हाथ से बिना टूल्स के, अभी जो टेक्निक सीख रहे हैं ना, बिना टूल के सीख रहे हैं। टूल वाल भी सिखाऊंगा, लेकिन मैंने प्रायोरिटी चेंज कर दी। क्यों? हो सकता है सेकंड सेशन में टाइम मेरे पास कम बचे तो साला कुछ चीज छूट जाए। तो पहले चीज ये ले ली है मैंने जिससे आप अपना खुद का ट्रीटमेंट अपने आप से कर सको और सारे शरीर का कर सको, एक चीज ही नहीं। तो गर्दन, सर का हिस्सा मालूम पड़ा कैसे करना, गर्दन का हिस्सा मालूम पड़ा। अब चेस्ट के हिस्से में आ जाओ। चेस्ट के अंदर लंग्स और हार्ट 2 चीजें क्लियर है। तो ये हिस्सा है, देखो इसको दबाओ ऐसे। दबाने के लिए क्या चीज ध्यान में रखनी है? एक तो पकड़ और एक सपोर्ट। इस तरह से करना है जिससे आप प्रेशर क्रिएट कर सको। अभी जैसे मैं यूं दबाऊं तो दबेगा क्या? तो पीछे से सपोर्ट लगाया। क्या लगाया? पीछे से सपोर्ट लगाया। अभी देखो दबाओ ऐसे, नहीं कैसे भी रखो जिससे आपको सुविधाजनक हो। पॉइंट को देखने के लिए ये जरूरी है राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। जब हाथ की पोजीशन की मान लो चेस्ट ऐसे है तो जरूरी नहीं कि ट्रीटमेंट करने के लिए भी ऐसे रखो, भले ऐसे ही रख लो। तो ये चेस्ट है। हाथ की पोजीशन का मतलब तो है कि सही लोकेशन देखने के लिए पोजीशन बनाते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए जो आपको सुविधाजनक जैसे भी। तो इसके अंदर क्या किया आपने? यहां से दबाना शुरू किया, ये लाइन से, ये लाइन है ना, ये लाइन से दबाना शुरू किया। और कैसे दबाओगे? वही 4 उंगलियों से। पूरा एरिया कवर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अभी वापस क्या करोगे? पंपिंग। दबाओ छोड़ो, उंगली नहीं हटानी है, प्रेशर हटाओ। दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, फिर आगे आ जाओ थोड़ा सा, फिर दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, फिर आगे आ जाओ, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, फिर आगे आ जाओ, दबाओ छोड़ो। तो ये सारे का सारा कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ये सरल तरीके से टेक्निक है। ये इस तरीके से जब भी हो इस तरीके से। और दूसरी टेक्निक क्या है? कोई ऑयल क्रीम ले लो और लो मसाज कर दो इसको दबा के, लो कर इसके अंदर करो मसाज। और जिनको प्रॉब्लम है उसको पीछे भी करनी है, क्योंकि लंग्स को कौन कंट्रोल करता है? थोरेसिक। मैंने कहा पूरी बॉडी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है, तो फ्रंट बैक दोनों करो, लेकिन मेन लंग्स की फोकस कहां पर है? फ्रंट में। और पीछे भी करो इसको इस तरह से, आगे और पीछे ये कर सकते हैं। दूसरे आगे भी हो सकती नहीं हो सकती? देखो, और देखो एक तो टेक्निक मैंने बताई कैसी, एक एक जगह पे पंपिंग करो है, फिर आगे किसको, फिर आगे किसको, फिर आगे किसको। देखो दूसरी टेक्निक देखो, यूं पकड़ा देखो और यूं रगड़ के निकाल दो एक साथ। यूं देखो, यूं पकड़ा और यूं रगड़ के निकाल दो। इससे भी प्रेशर लगता नहीं लगता है? ये देखो यूं दर्द होता नहीं होता है? यूं पकड़ो और यूं निकालो। वो जिससे आपको इजीली हो सकते, दोनों के अंदर बॉडी है तो जिससे आपका हाथ, ये चीज तो ऐसी दोनों हाथ से आराम से कर सकते हो। ये देखो, ये तो दोनों में
हाँ तो लंग्स हमारे आजकल पॉल्यूटेड लंग्स है भाई, तू फोन उठा रहा है पूरे नहीं ठीक उठा रहा? है करना है, लंग्स इसलिए दर्द होता है कि हमारे 100% कैपेसिटी से थोड़ी काम कर रहे हैं, हर एक से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डाइवर्ट हो जा रहा है। लंग्स ठीक है, हमको बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो कम नहीं है ना। सही है, तो दो टेक्निक हुई, एक तो मेरे नंबर पे यार स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ और करते जाओ। एक जगह पर सफिशिएंट टाइम लगाना है, 3-4 बार जरूर करना है। एक जगह पे कितनी बार करना है? 3 बार तो कम से कम करना है, 4 बार करो बल्कि, और फिर आगे आ जाओ, फिर 4 बार करो, फिर आगे आ जाओ, फिर 4 बार, ऐसे पूरा एरिया कवर कर लो। एक तरीका तो ये, इस हाथ में इससे कर लो, इस हाथ में इससे कर लो। दूसरा तरीका क्या होगा, इसको पकड़ो यहाँ से यहीं पे, और ये देखो पूरा रगड़ के निकाल दो। होता है नहीं होता है? इससे भी हो सकता है। आपको जो सरल लगे, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, दोनों की उपयोगिता अलग है, दोनों की उपयोगिता अलग है। इससे एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट होता है, इससे अलग तरह का प्रेशर क्रिएट होता है। तो दोनों करो, अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से आपको जो ज्यादा अच्छे लगे वो ज्यादा करो। कभी भी अभी वो अलग बात करेंगे ट्रीटमेंट कब करना है, लेकिन अभी समझा रहा हूं कैसे करना है। तो देखो यहाँ तक का हिस्सा कवर हो गया, इससे पूरे लंग्स कवर हो गए, लेकिन इससे हार्ट स्पेशली कवर नहीं हुआ, हार्ट स्पेशली कवर नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो हार्ट की लोकेशन के लिए वापस क्या नियम है, क्या नियम है हार्ट की लोकेशन का? क्या चीज ध्यान में रखनी है हार्ट के लिए? क्या पहली बात तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? अपर लाइन ऑफ डायफ्राम। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? अपर लाइन ऑफ डायफ्राम पता होना चाहिए। फिर क्या पता होना चाहिए? सेंट्रल लाइन। क्या पता होनी चाहिए? सेंट्रल लाइन। तो इसका मतलब है अपर लाइन ऑफ डायफ्राम के ऊपर हाथ रखो, सेंट्रल लाइन से ज्यादा हिस्सा लेफ्ट में जाए और कम हिस्सा राइट में जाए। सब लोग अपना स्केच पर निकालो और अपने लेफ्ट हैंड के अंदर हार्ट का पॉइंट बना दो। नहीं ये फुल डाइवर्ट हो रही है। लेफ्ट हैंड में हार्ट का पॉइंट बनाओ सब लोग। क्योंकि फिर मैं हार्ट का ट्रीटमेंट करने बताने वाला हूं, और स्पेशल इमरजेंसी सिचुएशन। मेरी जिंदगी के अंदर 2 सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हार्ट अटैक जिसको इमीडिएटली हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं सुजोकी ब्यूटी, मेरे सामने हार्ट अटैक हुआ है, और मैंने चूंकि ये सब्जेक्ट जानता था और उससे हमने जो ट्रीटमेंट किया उससे उसकी जान बच गई डॉक्टर के पास। और एक किस्सा मैं आपको और बताने वाला हूं कि एक मेरे जो कंपनी में मैं जॉब करता हूं, उसके बॉस और उनका लड़का, वो मेरी उम्र का ही है, वो जब भी दिक्कत होती है उनको मेरे से ट्रीटमेंट रेगुलर करवाते रहते हैं। लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं ट्रीटमेंट करने के लिए घर पे नहीं जाता हूँ किसी के, जयपुर में भी। तो अभी कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, तो मेरा समय की सीमा है मेरे पास में, अपना सर्विस भी करनी है, करना है उसको। एक दिन हम 7 ऑफिस से निकले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी सिचुएशन में सुजोग कैसा काम करती है। हम 7 निकले ऑफिस से, वो अपने घर गया, मैं अपने घर पहुंचा, और पहुंचे उसका फोन आया मेरे पास, यार अशोक मेरी तबियत ठीक नहीं, तू आ जा। मैंने कहा यार क्या तबियत ठीक नहीं, अभी तो 7 निकले और अभी कह रहा आ जा। तो मैंने कहा ये कई बार लोगों की वो मेरे को घर बुलाना है और छोटी मोटी प्रॉब्लम है, घर बुला लिया। मैंने कहा भाई मैं घर नहीं आता, तुम अपने पास आ जा। अरे नहीं यार दिक्कत है, आ जा। मेरे क्या दिक्कत है? नहीं मेरे को चेस्ट हार्डीपन हो रहा है। फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये मेरे को छोटी सी बात के लिए बुलाना चाह रहा है, तकलीफ तो है लेकिन उसके लिए मैं नहीं जाता। मैंने कहा इमरजेंसी बात हो तो अलग बात है, मैं घर पे नहीं जाता हूँ, चाहे वो मेरे मालिक ही है, उनकी कंपनी में जॉब करता हूँ, उनको सबको मेरा नियम पता है। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं गया नहीं, मैं अपने घर पे चला गया। और फिर मेरे मन में कुछ बेचैनी सी हुई, 1 मिनट सर छोड़ दो, 1 मिनट मैं चेक करूंगा, 1 मिनट ये बात नहीं तो वो इधर देखेंगे, मेरी बात नहीं करेंगे, इसको बहुत जरूरी है। तो मेरे मन में मन नहीं लगा, जिसको कहते हैं ना। तो मैंने कहा यार उसने 2 बार फोन किया है और फिर भी मेरे को जाना चाहिए, क्या पता वाकई में। मैं गया तो वो सोफे के ऊपर बैठा था आराम से, सोफे के ऊपर और जाते ही मेरे तो नाराज होना बाजी। मैंने कहा यार तेरे को मैं पता, मैं अननेसेसरी मत बुलाया करो मेरे को ट्रीटमेंट। वो कहते नहीं मेरी वाकई में मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और छाती भारी हो रही है। क्या हो रही है? छाती भारी। देखो कभी कभी किस तरह से गलतियां करते हैं हम। मैंने उसको भी बहुत लाइटली लिया। मैंने कहा तुमने सुबह क्या खाया था? तो सुबह मेहमान थे तो मैंने दाल का हलवा बना, पकौड़ी बनी, ये भी खाया। तो उसको मुझे मालूम है कि एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। मैंने कहा बस इसलिए हो रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, ये कर देते हैं, पूरा ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। मैंने जो ट्रीटमेंट हमेशा उसको रेगुलर करते रहते हैं तो उसको ट्रीटमेंट किया। उसने क्या जवाब दिया? उसने क्या जवाब दिया? तो रोज ट्रीटमेंट करने से मेरे को जितना फायदा हो जाता है आज उतना फायदा नहीं हो रहा है। क्या बोला? तो मैं तो उसका ट्रीटमेंट किससे कर रहा था? एसिडिटी अपक्ष से, तो पेट की गड़बड़ होगी, अनशन खाया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन उसको क्या बोला उसने? मेरे को हर बार जितना फायदा होता है वो फायदा नहीं हो रहा है।
मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी क्योंकि खाया हुआ है, जब तक पेट साफ नहीं होगा एक बार ट्रीटमेंट कभी तो लिमिटेशन है, थोड़ा गैस निकलेगी, पेट साफ होगा, जब जाकर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा है जाके सो जा, फिर कल देखेंगे, कल ठीक नहीं होगा तो कल ट्रीटमेंट करेंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको कभी कभी समझ होनी चाहिए मेडिकली भी हर चीजों की। उसका कमरा है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और घुटने का दर्द है तो क्या करेंगे, हाथ में। कलाई में दर्द है तो भी क्या करेंगे, हाथ में। लीवर या लंग्स की प्रॉब्लम है तो भी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हाथ में। तो अगर ये बात आपको समझ में आती है कि हाथ और शरीर कैसे समान है, तो इसका मतलब है आपने बड़ा अचीवमेंट कर लिया। बाकी तो सब मुद्दे छोटी छोटी बात है कि ट्रीटमेंट कैसे करना, प्रेशर कितना देना, क्या क्या चीज यूज करनी ट्रीटमेंट के लिए, वो बाकी की बात बाद में। कहने का मतलब है अगर आपको ये अच्छी तरीके से आपके दिमाग के अंदर ये सेट हो जाती है बात कि हमारा हाथ हमारे शरीर के समान है, उससे मिलता जुलता है, तो मिलते जुलता के लिए कोई भी चीज का कारण होता नहीं होता है। आप ये क्लास में आए तो उसका कारण भी है नहीं है, कोई भी हम काम करते हैं उसका कारण होता नहीं होता है, उसके पीछे भी रीजन होता है। आप पढ़ते हो तो रीजन है नहीं है, आप सिनेमा जाते हो तो भी उसका रीजन है नहीं है, एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, इसका मतलब हर एक चीज के पीछे कारण है। तो अगर हाथ और शरीर समान है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा कि नहीं होगा, या वैसे ही बना दिया समान। हाथ और शरीर को भगवान ने समान बताया तो उसके पीछे कोई कारण होगा नहीं होगा, नहीं तो हाथ को जैसे जैसे बना देते, हाथ का काम करने जैसा बनाते, लेकिन हाथ को हाथ का जैसा तो बनाया, लेकिन हाथ को शरीर से समान भी बनाया स्ट्रक्चर में, तो इसके पीछे कोई कारण होगा नहीं होगा। मैं आपको यहाँ स्लाइड दिखा रहा हूँ तो कोई कारण है कि वैसे दिखा रहा हूँ, कारण है कि आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब है। तो हाथ और शरीर समान है तो उसका भी कोई मतलब है नहीं है, वो मतलब है। और मतलब क्या है, वो मतलब है स्वास्थ्य का मतलब, स्वस्थ और सुखी रहना इसका मतलब है। और मैंने कहा स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, बात लगनी है, स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। मैंने कहा पकड़ो बिल्कुल, आपके जेब में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पकड़। लेकिन क्या आपकी बॉडी है, क्या आपकी हेल्थ है, आप क्या समझते हो, आप सुखी नहीं हो क्या? अरे वो करोड़पति अरबपति अमीर आदमी से ज्यादा सुखी हो आप, वो तो खाली दवाई खा सकता है पैसा खर्च करके, बाकी कुछ नहीं कर सकता, बाकी कुछ नहीं करता है। ये सबसे बड़ा धन है, स्वस्थ हो तो सुखी हो, इस बात की गारंटी है इस बात के अंदर। तो ये गारंटी भगवान ने यहाँ पर दी है आपको, ये गारंटी, इसको समझ लिया। बाकी टेक्निकलिटी जो तकनीकी जो बात है वो आप छूट भी जाए आपसे, कोई फर्क नहीं है। मैं इतने सरल चीजें बताऊंगा आपको जो बिना आपको ये सेंट्रल लाइन भी भूल जाओगे, और ये भी ध्यान नहीं रहा, वो भी ध्यान नहीं रहा, तो अपने तो रोग कैसे ठीक करना है, ये तो मतलब है ना। और मतलब कितना है, कोई बहुत बड़ा जगह है क्या ठीक करने के लिए? इतनी सी तो जगह है, तो सारे इतनी सी जगह को भी नहीं कर सकते हो क्या, कैसे भी करके करना है। तो इतनी सी जगह को संभालना है तो कैसे भी संभाल लो, आपको टेक्निक आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइन गलत हो रही है, लेकिन ठीक है, अच्छी तरह से सीखोगे तो और अच्छा होगा ना, ये बात जरूरी है। टेक्निकली सीखोगे तो हम ट्रीटमेंट में और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हमारी एनर्जी और समय को बचा सकते हैं, ये समझाने का मतलब है। लेकिन इसके अलावा भी अगर वो समझ में नहीं आता, स्पेशली कुछ लोगों को मान लो समझने में नई चीज है, साइंस जैसा सब्जेक्ट है, अपने पहले कभी ऐसी बात सुनी नहीं है, जानी नहीं है, तो मेरे को कभी कभी मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने कहा उन लोगों को भी डरने की कोई बात नहीं है। आपके सामान्य जीवन के अंदर होने वाले रोगों के बारे में आज चर्चा करना शुरू करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अभी मैं समझ रहा हूं तो समझा रहा हूं कि बॉडी और हार्ट का संबंध कैसा है। संबंध है तो इसका मतलब है सारा खजाना कहां पर है, बस इसको खोलो, कैसे भी खोलो, चले हथौड़े मार के ताला तोड़ो इसका, या चाबी से तोड़ो, खोलो। चाबी से खोलने की टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चाबी से आपसे नहीं खुलता तो साले वैसे ही खोल दो, इसको तोड़ के खोलना है आपने कोई खजाने को। ये खजाना यहाँ पर है हाथ के अंदर आपका। हाथ और शरीर का संबंध ये है। और आपको ये देखो, मैं आपको कहता हूं प्रकृति ने सारी व्यवस्था दी है, हम भूल गए प्रकृति के निशानों को, हम प्रकृति की व्यवस्था को। अभी देखो, मान लो बहुत देर से काम कर रहे हैं, थक गए, थक जाते तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्या, किसको घुमा रहे हो, क्योंकि प्रकृति ने कहा ये करोगे तो थकान किसकी उतरेगी, शरीर की। थका तो शरीर है और कर क्या रहे हो, हाथ को मसल रहे हो। क्यों कि इसको करोगे तो, इसका मतलब फुल बॉडी की मसाज अगर आपको करनी है तो इसकी वजह क्या कर लो, हाथ की मसाज कर लो, पूरी बॉडी की मसाज हो गई। इससे बड़ा सरल काम क्या होगा आपका, आप बताओ मेरे को। इसका मतलब है प्रकृति ने अपने आप नियम दिए। मैं आपको समझाता हूं, प्रकृति के नियम बड़े सिंपल है, सरल है, हमको समझने की बात है। बच्चा अंगूठा चूसता है नहीं चूसता है,
बड़े क्यों नहीं चूसते फिर? बच्चा चूसता है तो उसको उस वक्त की जरूरत है। आपको मालूम है अंगूठे में क्या है? ब्रेन। बच्चा अभी जानवर है, उसके पास ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, तो उसको इंसान बनाने के लिए कौन सा ऑर्गन उसका डेवलप होना चाहिए? बच्चे को इंसान बनाना, कहते हैं ना बच्चे में कुछ भी नहीं, बच्चा जानवर बराबर है ना। बच्चे को इंसान बनाना तो उसका क्या चीज डेवलप होनी चाहिए? ब्रेन। तो भगवान ने व्यवस्था की, बेटा चूस। किसका स्टिमुलेशन हो रहा है? उंगली तो नहीं चूस रहा, देखे अंगूठा ही चूस रहा है, क्यों? अंगूठे के अंदर ब्रेन है, अंगूठे के अंदर हेड है। मैं कहता हूं प्रकृति के नियम को समझो भाई। इसलिए कई बार क्या करते हैं बच्चे, जबरदस्ती माए क्या पक्की बांध देती है, मत चूस रहे, ये गलत है। अरे ये तो जरूरी है उसके लिए, प्रकृति ने जो चीज सिखाई है वो जरूरी है। ये प्रकृति बच्चे को चूसवाती है अंगूठा, बड़ा तो नहीं चूसता देखे। और इवन आप ये बांध दो बच्चे का कभी का, तो बच्चा क्या करेगा? पैर का खींच के चूसेगा। चूसेगा नहीं चूसेगा? हाथ के बांध दिया तो क्या करेगा? चला पैर को लाएगा, पैर का अंगूठा मुंह में डालेगा। डालता नहीं डालता है? तो उसकी व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा हो तो गलत भी है, तो बच्चे की आदत पड़ जाए छूटे नहीं, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये व्यवस्था प्रकृति की व्यवस्था है कि ये उसके लिए जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी है। तो हमारे शरीर का विकास हमारे हाथ से सीधा संबंध है, उसका हमारे हाथ से संबंध है। तो इसीलिए आपको ये समझना चाहिए हाथ के अंदर हमारे शरीर का सारा कनेक्शन मौजूद है। और ये कनेक्शन किससे पहचाना जाता है? अगर शरीर में किसी भी तरह का रोग पैदा होता है, शरीर में किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी अव्यवस्था पैदा होती है, तो उसका जो संबंधित भाग है हमारे हाथ में, वहां पर क्या पैदा हो जाता है? दर्द पैदा हो जाता है, वहां पर दर्द पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी सुजोग की विधि को यूज करने के लिए आपको एक बात हमेशा अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि हम ट्रीटमेंट के अंदर दर्द पैदा नहीं करते हैं, दर्द तो पहले से ही है वहां पर। उस दर्द का पता लगाकर उस जगह के ऊपर मसाज या प्रेशर देते हैं। क्या करते हैं? दर्द तो पहले से मौजूद ही है भाई। ज्यादातर लोग जो अच्छी तरह से सब्जेक्ट को समझते नहीं है, वो क्या करते हैं? दर्द पैदा करते हैं, दर्द क्रिएट करते हैं। हम यहाँ दर्द क्रिएट नहीं करते। हमको तो मालूम है कि अगर यहाँ पर रोग है हार्ट के अंदर, तो यहाँ पे हार्ट के पॉइंट पे क्या होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। तो हम धैर्य से उस हार्ट के करेक्ट पॉइंट को ढूंढते हैं कि वहां पर दर्द है कि नहीं है। तो ढूंढने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। अगर जोर से मैं दबा रहा हूं यहाँ पर, तो ये तो दबाने का दर्द होता है ना। अगर जोर से कोई जिम्मी वगैरह कोई चीज यूज करता हूं मैं उसके लिए, तो वो तो दबाने का दर्द हो गया। आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिए ना आप सीट के अंदर, ये प्रोब है, इसको अगर मैं जोर से दबाऊंगा तो दर्द हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ये गलत टेक्निक है। हम इससे दर्द पैदा नहीं करते हैं, इससे तो किसका क्या काम करते हैं? दर्द को ढूंढने का काम करते हैं पहले। तो शरीर के अंदर किसी भी तरह का रोग है, किसी भी तरह की अव्यवस्था है स्वास्थ्य संबंधी, तो हाथ में उसके संबंधित एरिया के ऊपर, उससे संबंधित पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा? दर्द हो जाएगा। हमारा क्या मकसद है? उस दर्द को ढूंढना और उसके ऊपर मसाज करना प्रेशर देकर। क्या मकसद है? खाली उस दर्द को ढूंढना और मसाज करना। तो अगर आपको बॉडी की एनाटॉमी नहीं मालूम है, आपको बॉडी की टेक्निक नहीं मालूम है, तो भी क्या कर लो, इतना से तो हाथ ढूंढना है ना, दबा के देखो साला कहां दर्द हो रहा है यहाँ, और बाप रे, जैसे ही आपने यहाँ दबाया तो क्या हुआ? ऐसा दर्द। आप भूल जाओ किससे लेना देना है, आपका तो कहीं ना कहीं शरीर से ही लेना देना है ना। तो मतलब ये दर्द किससे है? आपको नहीं मालूम किससे है, लेकिन आपके है तो आपके शरीर से ही है ना। मेरे शरीर से थोड़ी है वो किससे संबंधित है? आपके शरीर से संबंधित है। तो क्या करना है? उसके ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर जहां पर दर्द है, और दर्द के ऊपर प्रेशर देकर, दबाव देकर। कितना दबाव देना? हर व्यक्ति की सहन की जो शक्ति है, जो उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी है, सहन शक्ति के हिसाब से। दर्द नहीं हो ये भी नहीं चलेगा, लेकिन इतना भी दर्द नहीं होना कि दर्द से प्राण निकल जाए, किसी को रुला ही दो। रुलाने जैसा दर्द नहीं करना है। दर्द जरूर होना चाहिए ट्रीटमेंट के अंदर। कितना होता नहीं चाहिए? हर एक की अपनी व्यक्तिगत हैसियत के हिसाब से, व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से। बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो उनका दर्द सहन करने की शक्ति कम है, तो उनको दर्द कम करो। मजबूत आदमी है, थोड़ा ज्यादा लगा तो क्या फर्क पड़ता है? मेन मतलब है दर्द कैसा होना चाहिए? अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, और हर एक की क्षमता अलग अलग है। तो मेन क्या बात रखनी है? टेक्निकली आपको समझ में आता नहीं आता है? मैंने कहा ये तो समझ में आता ना, इतना सा तो हाथ ढूंढना है। यहाँ पर चेक कर लिया, अरे यार यहाँ देखा, और देखते ही जैसे यहाँ आए पैंक्रियास की जगह पे, अरे बाप रे,
शुगर वाले को पेनक्रियास पे जैसे ही आओगे तो क्या होगा, दर्द होगा। तो अपने को क्या करना है, वहां पर दबाना है। खाली ये ट्रीटमेंट है, खाली आपको तो मैं चाबी से ताला सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, खोलने की, सिखाने की। बाकी तो मैंने कहा ना, ये अज्जड़ बुद्धि से भी कर सकते हो ट्रीटमेंट। मेन है हमारे को हाथ को कैसे भी यूज करना है, और वो उसके लिए मैं जनरल हेल्थ के लिए एक टेक्निक बाद में बताऊंगा, जब आपको कैसे हम हेल्दी नहीं हो, सुबह उठ के 10 मिनट तक आप 10 मिनट हाथ को देते नहीं देते, सामायिक करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये करते हैं। तो ये मंदिर है भैया आपका, इस अपने मंदिर को तो याद रखो, बाकी इस पत्थर के मंदिर को तो भूल जाओ एक बार, पहले इस मंदिर को देखो। मैंने कहा अगर धर्म की साधना भी करनी है तो उसके लिए आपके शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो करने तो बैठे हो धर्म में, अरे बाप रे, ध्यान तो कमर में जा रहा था। तो फिर वो कहेगा पूजा पाठ हुई, पूजा पाठ में बैठे हो, बैठने से थोड़ी पूजा पाठ होती है, खाली बैठे रहने से। ये बांध के बैठ गए और पूजा पाठ हो गई, इससे नहीं होती है। तन और मन वहां दोनों वहां रहना चाहिए उसमें। तो मन तो कहां जा रहा है, शरीर पे, फिर कैसे होगा? तो इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना मस्त है हर चीज के लिए। और मैंने आपको कह सकता हूं इस क्लास के अंदर आपकी अचीवमेंट यही है कि आप अपने शरीर के रोगों का उपचार करने की कम से कम 50-60% कैपेसिटी लेके जाओ यहां से, जब तो इसका मजा है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। मेन अगर वापस समझा दिया, शरीर का संबंध हाथ से मैंने कल आपको समझाया, और उसको समझाने में कोई मुश्किल नहीं है ना। ये क्या है, 2 पैर है, ये क्या है, ये क्या है, सर और गर्दन है, ये हिस्सा, यानी 2 जॉइंट है, नीचे वाला हिस्सा गर्दन, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है नहीं है? ये जो उभरा वाला हिस्सा है, ये वाला उभरा हुआ हिस्सा, यानी इस रेखा के अंदर अंदर का हिस्सा, ये हाथ की जो रेखा है ना, ये इस रेखा के अंदर अंदर का हिस्सा, ये क्या है, चेस्ट। और ये पूरी की पूरी हथेली क्या है, बस यही खेल है सारा, ये सारा का सारा खेल आपका यहीं पर है। बस तो इसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे आज में। तो मेन वापिस से ये समानता मालूम है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट का जरा ध्यान रखना है। और राइट के लिए क्योंकि लेफ्ट और राइट का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है ट्रीटमेंट तो सही कर रहे हैं लेकिन जगह गलत है, तो फिर होगा। ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट सही है लेकिन जगह गलत है। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। नहीं, मोबाइल का तो नहीं, मोबाइल आता तो बेहतर है। हमारे कुछ मार्गदर्शक रेखा यूज करनी पड़ती है, रेफरेंस लाइन। तो दूसरा है उस रेफरेंस लाइन की जानकारी। रेफरेंस लाइन कितनी तरह की है, 3 तरह की। पहली मध्य रेखा, सेंट्रल लाइन। मध्य रेखा का काम क्या है, शरीर को 2 हिस्सों में बांटती है, तो हाथ को भी कितने हिस्सों में बांटेगी, 2 हिस्सों में बांटेगी ये मध्य रेखा। तो वापिस से ये देखो यहाँ पर मध्य रेखा कैसी है, कल हमने देखा आपको। आज कुछ लोगों ने ज्यादातर ने ठीक किया मध्य रेखा का काम, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां अभी बसती है इसके अंदर, तो उसको आप एक बार ठीक करो। क्योंकि मध्य रेखा के थ्रू हम शरीर को 2 भागों में बांटते हैं। ये मध्य रेखा, ये मध्य रेखा, ये है ना, तो ये मध्य रेखा यहाँ से चल के यहाँ कलाई तक पहुंची और वहीं से नीचे आ गई। ये जुड़ी हुई है दोनों इन सरफेस के ऊपर। मध्य रेखा 2 तरह की है, आगे की और पीछे की। तो आगे की मध्य रेखा कैसी है, यहाँ से शुरू होती है। अंगूठे को कितने हिस्से में बांटेंगे, 2 हिस्सों में। हथेली को कितने हिस्सों में बांटेंगे, 2 हिस्सों में। और कलाई के पास में दोनों मिल जाएगी। देखो ये अंगूठे को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं और कलाई तक गए, और कलाई से शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो 2 हिस्सों में बांटने के लिए ये मध्य रेखा, हथेली की मध्य रेखा किसके बीच में होगी, बीच की 2 उंगलियों के बीच में मिलेगी जाकर, इसके बीच में चलेगी ना मध्य रेखा। तो ये इन सरफेस की मध्य रेखा का ये ध्यान रखना है स्पेशली। तो मध्य रेखा ये हमारा हाथ है, ये हाथ है मध्य रेखा। तो ये देखो अंगूठे का क्या किया, कितने हिस्से करने हैं, 2। तो अंगूठे के अगर मैं 2 हिस्से कर दूं यहां से, और अंगूठे को हिस्से करते हुए कलाई तक एक लाइन खींच दी, तो 2 हिस्से हो गए, नहीं हो गए। और फिर इस लाइन को मैंने नीचे खींच दिया, तो ये मध्य रेखा बन गई कि नहीं बन गई, ये मध्य रेखा हो गई। उसके बाद में पीछे की मध्य रेखा, पीछे की मध्य रेखा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना सही तरीके से।
क्योंकि यही हमारी रीढ़ की हड्डी है। पीछे मध्य रेखा रीढ़ की हड्डी है ना, तो रीढ़ की हड्डी के संबंधित सारे रोग का इलाज कहां पर करेंगे? पीछे की साइड की मध्य रेखा के ऊपर इलाज करेंगे। और खाली रीढ़ की हड्डी का ही नहीं, हमारे शरीर के स्वास्थ्य का राजमार्ग है हमारी रीढ़ की हड्डी, इसका राजमार्ग है। ये शरीर, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, खाली उसी का वही एक अपने आप में नहीं, हमारे शरीर के बाकी के सारे ऑर्गन का नर्वस सिस्टम किससे निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। तो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी की बीमारी के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन शरीर के दूसरे रोगों के लिए भी जरूरी है। तो रीढ़ की हड्डी की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर रीढ़ की हड्डी की सही जानकारी से अगर रीढ़ की हड्डी की आप रेगुलर मसाज करो बिना बीमारी के भी, तो उससे क्या होगा? आपकी जनरल हेल्थ मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी? जनरल हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो रीढ़ की हड्डी की जानकारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैंने बताया कि हमारे ये जो हर उंगली के नीचे हड्डी है ना एक, तो ऐसे अंगूठे के नीचे भी एक हड्डी है, इसको कहते हैं मेटाकार्पल बोन्स। कौन सी कहते हैं? तो 5 उंगलियां, तो मेटाकार्पल बोन भी कितनी है? 5 मेटाकार्पल बोन है। तो जो पहला जो लाइन है अंगूठे के नीचे वाली लाइन, तो यहां से अंगूठे को 2 हिस्से में बांटेंगे, अंगूठे को 2 हिस्से में बांटेंगे, और ये जो अंगूठे के नीचे की जो हड्डी है, इस हड्डी से सीधा नीचे आ जाएंगे, कलाई के पास में गड्ढा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इसका मतलब है इस हड्डी से नीचे सीधा उतरना है। और वहां पर देखो ये अब एरर नहीं आएगी ना, ये देखो, ये यहां से जाके सीधा ये उतरे ना, ये 2 बार ये सीधा, ये जो लाइन है, तो यहां से सीधा नीचे उतर जाओ, उस गड्ढे के अंदर एक लाइन बना दो, ये लाइन सीधे उतर गए, और ये यहां पर लाइन बना दी। तो ये तो हो गया ऊपर की हिस्सा, और आधा जो हिस्सा है उसके लिए क्या ध्यान रखना है? रीढ़ की हड्डी किसके बीच में है बताओ? 2 टांगों के बीच में है ना। कहां पर है? तो यहां पर आपको ये तो मालूम है ना, ये 2 टांगे हैं, तो रीढ़ की हड्डी कहां रहेगी? ये रीढ़ की हड्डी, यहां वाली रीढ़ की हड्डी तो गर्दन से लेकर डायाफ्राम तक, ये कहां तक है? गर्दन से लेकर डायाफ्राम तक, और डायाफ्राम से लेकर और नीचे तक हमारे गुदा मार्ग तक जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है, वो कहां पर जाता है? पैर के बीच में। तो आपको कहां रहना चाहिए? यानी जो लाइन खींचनी है, ये 2 उंगलियों के बीच में खींचनी है। कहां खींचनी है? दूसरी भाषा में, टेक्निकल भाषा में बात करूं तो ये लाइन कहां रहनी चाहिए? मेटाकार्पल बोन नंबर 3 और 4 के बीच में। कहां रहनी चाहिए? मेटाकार्पल बोन नंबर 3 और 4 के बीच में ये लाइन रहनी चाहिए। तो हमने यहां से लाइन खींची, ये देखो 2 उंगलियां है, इसके सेंटर से लाइन खींची, और यहां से सीधा ऊपर चले गए, सीधा। टेढ़ा जाएंगे तो फिर गलत हो गई। इस लाइन के ऊपर कहां जाना है? सीधा। और सीधा ऊपर जाओगे तो कलाई के पास में एक गड्ढा और मिल जाएगा आपको, और कलाई के पास में गड्ढे से और इस तरह से लाइन खींच दी। तो ये लाइन आपको समझ में आती कि नहीं आती है? बहुत सरल है भाई, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और थोड़ा सा रिवीजन करने की बात है। ये देखो पीछे तक दिखता है ये बराबर, पीछे तक समझ में आती है ना? सबको समझ में आती है सेंटर लाइन, स्पेशली यांग सरफेस की सेंटर लाइन। यहाँ डायग्राम भी सामने है और मॉडल को मैंने हाथ में आपको बनाकर भी बताया है। यांग सरफेस की सेंटर लाइन में और इनमें क्या डिफरेंस है कि यिन की जो सरफेस लाइन है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। यिन सरफेस की जो सेंटर लाइन है वो आपस में मिल जाती है ना? डायाफ्राम के ऊपर और डायाफ्राम के नीचे का हिस्सा आपस में मिल जाता है, लेकिन यांग सरफेस में दोनों क्या रहती है? अलग अलग रहती है। ये ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, अंगूठे पे ऊपर उंगली रखो और सीधे नीचे आ जाओ। अंगूठे के ऊपर रखो ऐसे और सीधा नीचे आ जाओ। तो ये तो हो गई ऊपर का हिस्सा, और इन 2 उंगलियों के बीच में उंगली रखो, बीच की 2 उंगलियों के बीच में उंगली अंगूठा रखो और सीधा ऊपर आ जाओ कलाई तक। तो ये क्या बन गई? यांग सरफेस की सेंटर लाइन। ये यांग सरफेस की सेंटर लाइन है, और ये इन सरफेस की सेंटर लाइन। मुश्किल है? नहीं मुश्किल हो तो ये मॉडल चला लो आगे और देखते चले जाओ इसको। चलो इसको आगे पास करते चलो इसको। ये इन सेंटर लाइन है, क्लियर है? ये सेंटर लाइन के बाद में दूसरी जो हमारे को 2 लाइन, दूसरी लाइन कौन सी है जरूरी लाइन? डायाफ्राम लाइन। कौन सी जरूरी है? डायाफ्राम लाइन। और डायाफ्राम लाइन कितनी तरह की है? 2 तरह की है, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली अच्छा, पहले सेंट्रल लाइन का मकसद क्या है? सेंट्रल लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? राइट साइड और लेफ्ट साइड का पता लगाना है। शरीर का दायां हिस्सा किधर है और शरीर का बायां हिस्सा किधर है, उसके लिए आपको कौन सी लाइन यूज करनी पड़ती है? सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन के राइट साइड में राइट साइड की बॉडी है, सेंट्रल लाइन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की बॉडी है। लेकिन राइट साइड और लेफ्ट साइड का निर्धारण किससे करते हैं? आगे से। जो आगे में राइट बन गया उसी के पीछे पीछे का राइट है।
जो आगे में लेफ्ट हो गया उसके पीछे पीछे का लेफ्ट है, उसको घुमा के राइट लेफ्ट नहीं देखते, घुमा के नहीं देखते, आगे से राइट लेफ्ट देखो और पीछे उसके राइट और लेफ्ट है। ये सेंट्रल लाइन का काम हो गया। डायफ्राम लाइन, ऊपर की डायफ्राम लाइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपर लाइन ऑफ डायफ्राम, ये अपर लाइन ऑफ डायफ्राम, ये अपर लाइन ऑफ डायफ्राम। ये कौन सी है? अपर लाइन ऑफ डायफ्राम। किस लिए उपयोग करते हैं इसको? छाती के यानी डायफ्राम के ऊपर जो भी ऑर्गन है, तो इसका मतलब क्या है? चेस्ट पूरा नहीं, लंग्स नहीं, हम तो कहेंगे चेस्ट, चेस्ट क्योंकि चेस्ट में जो भी है, लंग्स भी है, हार्ट भी है, सारा। यानी चेस्ट का हिस्सा पता करना हो, चेस्ट, हेड और नेक, ये सब डायफ्राम के ऊपर है ना, ये दोनों डायफ्राम के ऊपर है। आर्म और लेग तो अलग है हमारे यहाँ पर, देखो ये तो लेग्स है, ये आर्म है, बाकी हमको मालूम करना है ये धड़ और सारी ये अलग। तो डायफ्राम के ऊपर क्या क्या है? चेस्ट, हेड और नेक, नेक और हेड। तो इसका मतलब है इसका पता करना हो तो कौन सी लाइन यूज करते हैं? ये डायफ्राम लाइन यूज करते हैं। और डायफ्राम लाइन कहां पर है? हमारी लाइफ लाइन के बॉटम पर है। कहां पर है? या और समझो किसी को लाइफ लाइन से नहीं मालूम पड़ता है तो ये देखो ऐसे करो अंगूठा और इसको फोल्ड करो, मोड़ो इसको, तो यहां पर एक क्षण पड़ता नहीं पड़ता? ये जो क्षण पड़ा है ये डायफ्राम लाइन है। पड़ा नहीं पड़ा? तो यहां से लेकर यहां तक हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल यहां से यहां तक बनाओ, ऐसा हाफ सर्किल अंगूठे के कोने से लेकर कहां तक? अंगूठे के कोने से लेकर ये लाइन जो है उस लाइन के ऊपर ही छोटा सा हाफ सर्किल जैसा बना दिया, तो ये क्या बन गई? कौन सी वाली? ऊपर वाली, अपर लाइन ऑफ डायफ्राम। क्लियर है? ये अपर लाइन ऑफ डायफ्राम है। अपर लाइन ऑफ डायफ्राम में हमारे को ट्रीटमेंट के अंदर इस लाइन का कोई यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये तय करता है कि हमारी छाती की सीमा कहां तक है। इसके ऊपर छाती है, इसकी सीमा तय करता है। तो ये इसलिए, और जरूरी बात क्या है कि डायफ्राम से हमारे हार्ट का सीधा संबंध है। डायफ्राम, हार्ट कहां पर रखा हुआ है? डायफ्राम के ऊपर। तो आपको जब अगर हार्ट का ट्रीटमेंट करना है तो डायफ्राम लाइन की सही नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो डायफ्राम लाइन, अपर लाइन ऑफ डायफ्राम कहां पर है? अंगूठे के नीचे, जो ये उभरा वाला हिस्सा है अंगूठे का, उसके बॉटम पे। मान लो रेखा भी समझ में नहीं आती, ये उभरा वाला हिस्सा तो मालूम पड़ता है ना, इसके बिल्कुल पैंदे में, उसके पैंदे के अंदर, उसके बॉटम के अंदर वो है, वो क्या है? डायफ्राम लाइन है। इसका मतलब है अगर हार्ट का ट्रीटमेंट करोगे तो कहां पर टिका हुआ होगा वो हार्ट? इस लाइन के ऊपर रखा हुआ होगा, लाइन के ऊपर रखा हुआ होगा। हार्ट की पोजीशन कैसी होगी? उस लाइन के ऊपर रखी हुई होगी। तो इस तरीके से, तो अपर लाइन ऑफ डायफ्राम, सेंट्रल लाइन आप उस मॉडल में देख ही रहे हो। अपर लाइन एक बार मेरे हाथ में देख लो, ये देखो, ये दिखती नहीं दिखती? क्लियर? ये अपर लाइन ऑफ डायफ्राम आगे की हो गई। और पीछे कहां पर है? ये पीछे देखो, ये पीछे वक्त, पीछे का ध्यान रखते वक्त क्या ध्यान रखना पड़ेगा? ये जो अंगूठे के नीचे की जो हड्डी थी, ये हड्डी के बॉटम में, कहां पर है? हड्डी के बॉटम में। ये लिख लो, अगर आपको याद नहीं रहता तो ये लिख लो। तो पीछे वाली अपर लाइन ऑफ डायफ्राम कहां पर है? हड्डी के बॉटम में। वो बॉटम जो है वो सेंटर है, डायफ्राम का क्या है? सेंटर है। और उस सेंटर से एक हाफ सर्किल बना दो छोटा सा, और वो अपर लाइन ऑफ डायफ्राम यांग सरफेस ही बन जाएगी। ये हड्डी के नीचे का सेंटर, ये सेंटर, और इससे आधा सर्किल एक तरफ और आधा सर्किल एक तरफ बनाओ, ये अपर लाइन ऑफ डायफ्राम यांग सरफेस की बनती है। तो इस तरीके से अपर लाइन ऑफ डायफ्राम में कोई समझ में आती है ना? यिन की ज्यादा जरूरी है जानना, कारण कि उसकी वजह से हम हार्ट की लोकेशन जाएंगे। तो यिन की मैंने आपको क्लियर बताई है सबको ले जाके। और यांग की भी क्या समझा दिया है? इस हड्डी का बॉटम, यानी अंगूठे के नीचे की जो सेंट्रल लाइन बनाई थी ना, तो सेंट्रल लाइन का बॉटम, इस हिस्से में सेंट्रल लाइन बनाई ना, आपको हाथ का मॉडल आ रहा है, वो जो सेंट्रल लाइन बनाई है उसके बॉटम के ऊपर एक पॉइंट लगाओ और उससे हाफ सर्किल, एक अंगूठे के कॉर्नर तक और दूसरा दूसरी तरफ हाफ सर्किल बना दो, तो वो यांग सरफेस की हो गई अपर लाइन ऑफ डायफ्राम। क्लियर है? फिर दूसरी कौन सी लाइन ऑफ डायफ्राम है? नीचे वाली डायफ्राम लाइन, यानी लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम। वो तो बिल्कुल ही सरल है, वो तो हमारी ये जो कलाई है, ये कलाई की लाइन ही डायफ्राम है आगे पीछे। ये कलाई, आगे तो हमारे पास कलाई का निशान है, इसलिए आगे तो कलाई का निशान लगा के हम लाइन खींच सकते नहीं खींच सकते। ये कलाई के ऊपर निशान खींचा तो ये क्या हो गई? लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम आगे वाली। और इसी को गोल करके पीछे कर दें तो क्या बन जाएगा? लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम पीछे वाली।
तो लोअर लाइन ऑफ डायाफ्राम यानी नीचे की डायाफ्राम लाइन का उपयोग क्या कब करते हैं? जब डायाफ्राम के नीचे का हिस्सा पता करना हो। तो डायाफ्राम का नीचे का हिस्सा क्या है? एब्डोमेन है। बस उदर क्षेत्र जो पड़ रहा है ये एब्डोमेन है, वो डायाफ्राम के नीचे का हिस्सा है। यानी इस हिस्से के अंदर जो ऑर्गन है स्थित, उसकी जानकारी पता करनी हो तो कौन सी लाइन यूज करेंगे? लोअर लाइन ऑफ डायाफ्राम यानी डायाफ्राम की नीचे वाली रेखा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ये दो लाइन हो गई। और तीसरी लाइन तो बिल्कुल ही सरल है। वो तीसरी लाइन का नाम है अतिरिक्त मार्गदर्शक रेखाएं, एडिशनल रेफरेंस लाइन। हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त मार्गदर्शक रेखाएं। इसका क्या मकसद है? क्यों हमारे और एब्डोमेन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इतने सारे ऑर्गन है ना। तो उसकी सही लोकेशन आम आदमी को तो नहीं होती है। तो हमने इसको कितने भाषाओं में बांट लिया? 3 में। तो इसलिए एडिशनल रेफरेंस लाइन में हथेली जो हमारा पेट को रिफ्लेक्ट करती है, हथेली किसको दिखाती है? पेट को, एब्डोमेन के हिस्से को। उदर क्षेत्र मतलब हथेली। तो पेट के 3 हिस्से किए तो हम हथेली के भी कितने हिस्से कर रहे हैं? 3। लेकिन क्या ध्यान रखने की बात है? 3 हिस्से कैसे होने चाहिए? बराबर, इक्वल। ज्यादातर लोगों ने स्पेशली यहां से गया तो 3 हिस्से बराबर नहीं किए, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऐसा। यहां से लेकर यहां तक बीच का जो सेंटर लाइन है ना, ये सेंटर लाइन है, इसके कितने हिस्से करने हैं? यहां से 3। यहां से 3 हिस्से बराबर करने, यहां से नहीं। यहां से करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। यहां से 3 हिस्से बराबर करो। यहां से 3 हिस्से बराबर करने से हमारे कितने हिस्से हो जाएंगे हथेली के? 3। तो इसके लिए लाइन कितनी खींचनी पड़ेगी? 2 लाइन खींचनी पड़ेगी ना। एक लाइन, और एक लाइन कहां से आएगी? ये अंगूठे से पकड़ लो, देखो ऐसे रखो, और ये अंगूठे का जो बॉटम है ना, यहां से पकड़ के एक लाइन खींच दो, तो एक तो पूरी हो गई। यहाँ ये बराबर है, नहीं फिर भी देखो नीचे वाला कम है। आप देखो बराबर दिखते हैं क्या? 3 हिस्से बराबर, हाँ वो बराबर है। 3 हिस्से बराबर होने चाहिए। 3 हिस्से कैसे होने चाहिए? बराबर। एक लाइन यहां से खींच लो अंगूठे से, एक लाइन ये हमारी जो रेखा है ये नहीं हेडलाइन, हार्ड लाइन नहीं, हेडलाइन। इसके ऊपर खींच दो तो करीब करीब हो गया। लेकिन मेन मुद्दा वो क्या है? आपको नहीं समझ में आए, यहां से लेकर यहां तक स्केल रखो और 3 बराबर कर लो। प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो, भूल जाओ सारी, अंगूठे से सीधा किधर, यहां से यहां पे स्केल रखो और 3 बराबर कर दो। और क्या है? एक बार पता करना है, फिर एक बार आपने समझ लिया तो फिर हमेशा के लिए समझ में आ गई। मेन मकसद क्या है कि इस हिस्से के कितने भाग करने? 3 हिस्से करने। अब इसको हम कहते हैं कलाई की तरफ वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर वाला, कलाई की तरफ वाला, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला, अपर, मिडिल, लोअर। 3 हिस्से हो गए। अब अपर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है भाई? लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक और स्प्लीन। इसका मतलब है ये 4 हिस्सों में से, 4 ऑर्गन में से कोई ऑर्गन की लोकेशन हाथ में देखनी हो तो हम हमारा ध्यान कहां केंद्रित करेंगे? खाली ऊपर वाले हिस्से में। पूरे में क्यों ढूंढेंगे? क्यों हमारी एनर्जी वेस्ट करेंगे? यानी लीवर ढूंढना है, हार्ट, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, स्प्लीन, तो कहां ध्यान रखेंगे? खाली हिस्से के अंदर। बीच के हिस्से के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के 3 हिस्से, ऊपर जाने वाला, वापस बाईं तरफ जाने वाला और नीचे जाने वाला। ये 3 हिस्से, बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं। असेंडिंग कॉलन, ये यानी ऊपर जा रही है। ऊपर कहां से जाती है? राइट साइड से। ऊपर कहां से जाती है? राइट साइड से ऊपर जाने वाला, इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन। फिर ऊपर जाकर ये यहां से लेफ्ट साइड में चली जाती है, इसको कहता है ट्रांसवर्स कॉलन, या दूसरी दिशा में जाने वाला। फिर यहां से ये नीचे जाती है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। क्लियर है? लेकिन ये इस बीच से भी और नीचे चली जाती है, और ये बिल्कुल जो नीचे जाती है इसको कहते हैं सिग्मॉइड कॉलन। क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कॉलन। और यहां पर भी एक नीचे हिस्सा है राइट साइड के अंदर, उसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। तो ये बीच के अंदर क्या क्या हिस्सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का हिस्सा, बड़ी आंत का ऊपर जाने वाला हिस्सा, बाईं तरफ जाने वाला हिस्सा और नीचे जाने वाला हिस्सा, ये बीच के अंदर आया हुआ है। क्लियर है? फिर बचा नीचे का तीसरा हिस्सा। नीचे के तीसरे हिस्से में कौन कौन से ऑर्गन है? पहले तो बड़ी आंत के बचे हुए 2 हिस्से, दाईं तरफ अपेंडिक्स, दाईं तरफ अपेंडिक्स, बाईं तरफ सिग्मॉइड कॉलन, सिग्मॉइड का हिस्सा। ये 2 तो ये हो गए। फिर मूत्राशय, और मूत्राशय कहां पर होगा बताओ भाई? बीच में, इन 2 उंगलियों के बीच में होगा ना। आप सोचो ना हमारा पेशाब की जगह कहां पर है? 2 टांगों के बीच में ही है ना। तो यहां पर भी 2 टांगों के बीच में मूत्राशय। तो इसको मतलब जिसकी यूरिन की प्रॉब्लम हो
जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, रात को बार बार पेशाब जाना पड़ता हो, तो कौन से एरिया के ऊपर मसाज करनी पड़ेगी? ये मूत्राशय वाले हिस्से के अंदर, क्यों मूत्राशय के हिस्से के टॉप के ऊपर वहां प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, वहीं पर मूत्राशय और मूत्राशय के ऊपर वहां पर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस हिस्से की जब मसाज करेंगे, इस हिस्से की यानी बीच की 2 उंगलियों का जो हिस्सा है उसके ऊपर हथेली के अंदर, लेकिन कहां पर? लोअर 1/3 में, उससे ज्यादा ऊपर नहीं। कहां रहना पड़ेगा? और आप खुद ही देखो, आपके पेशाब की जगह हमारे ये धड़ के अंदर नीचे बॉटम में है, ऊपर है बॉटम में, तो यहां पर भी बॉटम में रहना है भाई। शरीर से इसको मिलाना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आप नहीं सीखो तो इसमें आपकी गलती है। मैं बेंगलोर में क्लास लेने के लिए गया था, और बेंगलोर में साउथ में क्लास लेने जाते हैं तो इंग्लिश में बोलना पड़ता है। क्लियर है? आपको तो मैं आपकी भाषा में सिखा रहा हूं, वहां इंग्लिश में बोलना पड़ता है, इंग्लिश सीखने समझने वाले हैं। मैं उस क्लास में बैठा था जिसमें मेडिकल डॉक्टर भी थे, 3-4 MBBS डॉक्टर्स, एलोपैथी वाले, और आगे की क्लास के अंदर एक ओल्ड पर्सन, एक बुजुर्ग आदमी और उसका बेटा, 2 जने बैठे थे। और क्लास में जब पढ़ा रहा था, मेरी नजर उन पर बार बार जाकर अटक जाती, क्योंकि उनके चेहरे पर ऐसा भाव था कि जैसे मैं बोल रहा हूं उनको समझ में नहीं आ रहा है। मालूम तो पड़ता ही है ना कि नहीं समझ में आ रहा, इतने सामने बैठे हैं। तो कोई बात नहीं, जब ब्रेक का टाइम हुआ तो मैंने उनको बुलाया, तो उनसे बात की। मैंने कभी क्या दिक्कत है आपको? तो वो मेरी बात ही नहीं समझे। मैं जब पूछूं उसको इंग्लिश में, मैंने हिंदी में पूछा, भाई क्या बात है? तो मैंने उस ऑर्गेनाइजर को, जो मेरे को बुला के जिन्होंने कोर्स कराया, मैंने बोला भाई ये क्या बात है? तो मुझे मालूम पड़ा कि उनको खाली कन्नड़ी आती है। क्या आती है? ना तो हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, कन्नड़ी, और क्लास लाके बैठ गए। अब बोलो, अब क्या स्थिति? मेरे को तो कन्नड़ आती नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने उसको ऑर्गेनाइजर को बोला, वो प्रोफेशनल कोर्स था और फीस भी ली हुई थी उन लोगों ने। मैंने कहा भाई ये गलती कर दी तुमने, इसको सबको पहले समझाना चाहिए। और वहां से 50 किलोमीटर दूर तुमकुर एक टाउन है, बेंगलोर से बाहर, सबर्ब के अंदर, वहां से आते थे। मैंने इतने दूर से आना जाना कर रहे हैं लोग, उनको क्लास में समझ में नहीं आएगी। ऐसा करो, आज इनको बैठे रहने दो क्लास के अंदर, क्लास खत्म होने के बाद में इनके पैसे लौटाओ, उनको बोलो भाई कल से नहीं आना है क्लास के अंदर। और यही उसने किया। क्लास खत्म होने के बाद में दोनों बाप बेटे कहते नहीं साहब हम तो आएंगे। क्या कहते? हम तो आएंगे। मैंने कहा भाई तुमको समझ में नहीं आती, मेरे को कन्नड़ नहीं आती, तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ये मेरे जीवन का सबसे प्रेरणादायी पल है, मेरे लिए भी प्रेरणादायी। तो अगर तीसरी में सीखने की लगन हो तो कैसे सीख सकता है वो आदमी? अभी वो क्लास में 5 दिन की क्लास थी, बैठे रहे। हमेशा मेरे दिमाग में हमेशा एक टेंशन रहा, क्या रहा? कि इनको कैसे सिखाऊं। तो भाषा तो समझते नहीं थे, तो बीच बीच में उनके हाथों में जाके भी ड्राइंग करता था। बोर्ड में पढ़ा रहा था तो और अच्छी तरह से चित्र बना बना के भाई ये समझ में इसको आ जाए, और इशारों से वगैरह ज्यादा इशारे उनकी तरफ कर करके, देखो ये हाथ को ऐसे यूं सारे बताता था उनको। क्लास खत्म हुई, जब प्रोफेशनल कोर्स होता है तो लास्ट डे एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट वाकई में 100 नंबर का, जिसमें 50 नंबर लाना जरूरी होता है। आप आश्चर्य करोगे, उस क्लास के अंदर जो 4 MBBS डॉक्टर थे उसमें से एक डॉक्टर फेल हो गया। उनको तो मैं एग्जाम कैसे लूं, क्योंकि वो तो पेपर भी कन्नड़ में ही दे सकते हैं, कन्नड़ में मैं चेक कैसे करूंगा। तो मैंने उसका एग्जाम लिया ऑर्गेनाइजर के मदद से। मैंने प्रश्न पूछे ओरल वाइवा की तरफ से। मैंने बताया, मैंने कहा लीवर बताओ, हार्ट बताओ। फिर वो ऑर्गेनाइजर उसको कहता है ये सर ये पूछ रहे हैं। और कमाल की बात है कि सारे सही नहीं दिए, उसने जो नंबर जो सही दिए उनकी उस कैपेसिटी के हिसाब से मैंने उन दोनों बाप बेटों को पास कर दिया और डॉक्टर को फेल किया। मेरे को बड़ी जिज्ञासा हुई ये कैसे सीख गए। तो उन्होंने कहा, मैंने उसको ऑर्गेनाइजर के थ्रू पूछा, उन्होंने कहा सर हमको एक बात समझ में आ गई, आपने जो इशारों से हमारी ड्राइव बताई, यहाँ पर बॉडी है, यहाँ से ऊपर देखना तो हाथ को यूं रखो, यहाँ से नीचे देखना तो यूं रखो, और ये जो बॉडी यहाँ का जो हिस्सा है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो अगर लीवर है तो मैं लीवर को यहाँ लिया आऊंगा, इसमें इधर कोने में तो इस कोने में लिया आऊंगा। अरे मैंने कहा यार तो कमाल कर दिया। और आपने जो बुक वगैरह दी है वो डायग्राम देखते रहे रात को जाके घर पे कि हाँ ये शरीर में यहाँ पर चीज है तो वो हाथ में कहां पर आती है, पैर में कैसे आती है, और ये करके सीख गए। तो अगर सीखने की लगन हो, आपको तो आपकी भाषा में सिखा रहे हैं भाई। मेन मतलब है कि आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि सीख लिया। और इस तरीके से, और सीखने में है क्या, मैंने कहा भूल जाओ सर रेफरेंस लाइन, भूल जाओ बाकी की बात चीजें। ये तो मालूम है कि ये हाथ है और ये हाथ में शरीर है, और क्यों शरीर है कि हाथ की बनावट शरीर जैसी है, ये तो मालूम है ना। तो ये 2 लोग, ये 2 टांगे, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? कोई कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर? ये टांगे नहीं है, ये तो टांगे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो टांगों में जोड़ कितने हैं फिर?
3। तो इसमें जोड़ कितने तो फिर क्या कंफ्यूजन है? आपके घुटने दुखते तो कौन सा जोड़ लोगे? बीच वाला। आपके कूलों में दर्द है, यहाँ पर हिप्स के अंदर दर्द है, तो कौन सा लोगे? ऊपर वाला। आपके नीचे पैर के पंजे में दर्द है, तो कौन सा लोगे? नीचे वाला। ये कोई दिक्कत है क्या? ये क्या है? 2 हाथ है। हाथ में कितने हिस्से हैं? 3। मेरे कंधे दुखते हैं, तो कौन सा जोड़ लोगे? ऊपर वाला। कलाई की कोई तकलीफ है तो कौन सा लोगे? बीच वाला। और कोहनी की तकलीफ है तो बीच वाला, और कलाई की तकलीफ है तो फिर क्या दिक्कत है? बाकी रही अब कौन सी बात रह गई? हेड और नेक, चेस्ट और एब्डोमेन। तो इसके लिए एक जाट फार्मूला है, मैच योर हैंड विथ योर बॉडी। क्या है? अपने हाथ को शरीर से मिलान कर लो। क्या कर लो? अपने हाथ का किससे मिलान कर लो? शरीर में। अब आपको ये तो मालूम है हेड और नेक यहां पर है, यही हेड और नेक है ना, और ये मेरा असली हेड और नेक है। ये तो असली हेड और नेक है, और ये हमारा उसका बच्चा फोटो स्टेट। ये हेड और नेक की, ये है ना पासपोर्ट साइज की फोटो इसकी, टैग नहीं है? लो चलो, ये मेरा असली और इसके मेरे पड़ोस में ये भी रख लिया। अब इसका मिलान कर लो ना। ये मेरी दाईं आंख इधर है, तो ये इसका मतलब ये चेहरा जो है, ये पूरा चेहरा कहां पर आया हुआ है? यहां पर। गर्दन का हिस्सा कहां पर आया हुआ है? यहां पर। इसमें क्लियर है क्या? अब मेरे चेहरे के सामने मैंने एक चेहरा रख लिया अपना, तो मेरी ये दाईं आंख है, तो ये इधर आएगी किधर आएगी? ये मिलाने तो करना है, यानी इसकी पिक्चर बनाओ, कल्पना के अंदर इसकी पिक्चर बनाओ, और उस पिक्चर को कहां ले जाकर रख दो? अंगूठे पे फिट कर दो। बस इस पिक्चर कल्पना में सोचो मेरा चेहरा, और अपना चेहरा ले जाकर इस पे लगा दो, तो हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब है यूं पकड़ूंगा, मेरा दायां कान किधर है? इधर कोने में। इसको कहता है यिन, इसको कहता है यांग, और इसको कहता है यिन यांग डिवीजन, बीच का हिस्सा। ये तो यिन है, ये क्या है? यांग है। लेकिन ये बात जो हिस्सा है, ये ना तो यिन है ना यांग है, तो क्या कहता है? यिन यांग डिवीजन, या समझ के लिए बीच का हिस्सा। तो कान कहां पर है? यिन में, यांग में, या बीच में? तो इसमें भी कहां पर आएगा? न तो यिन में न यांग में, कहां पर? बीच में। क्योंकि इधर का कान है तो किधर आएगा? इधर ही आएगा, नहीं आएगा? तो यही तो, भूल जाओ सेंट्रल लाइन, भूल जाओ बाकी कुछ आता है या नहीं आता है, मैच तो करना आता है नहीं आता है। ये हमारा अज्जड़ फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? अज्जड़ फार्मूला है। ये ऐसे मिला लो शरीर को। अभी ये गर्दन है, तो गर्दन को यह मिला लिया। ये चेस्ट है, तो ये देखो छोटी चेस्ट होगी नहीं होगी? अब चेस्ट में क्या क्या चीज है भाई? 2 लंग्स है, ये राइट लंग है, ये कौन सा लंग है? लेफ्ट लंग है। तो इसका मतलब है इस पूरे हिस्से में कितने लंग है? 2 लंग है। तो आधा किधर होगा? ये जो सेंटर लाइन के दाईं तरफ, ये हिस्सा आधा लंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसका इस हिस्से का छोटा सा हिस्सा लंग होगा या पूरा का पूरा हिस्सा लंग होगा? पूरा नहीं, आधा, एक लंग। जैसे आधा कर दिया ना मैंने, ये छाती के 2 हिस्से कर दिए। ये क्या कर दिया मैंने? छाती के 2 हिस्से हैं सेंट्रल लाइन से। तो एक तरफ कौन सा लंग है? दायां, और एक तरफ कौन सा है? बायां। तो दायां लंग यहां पर आएगा छाती के हिस्से में। तो यह छाती के अंदर लंग पूरे छाती को घेरता है या कम घेरता है? पूरी छाती को घेरता है। लंग किसको घेरता है? पूरी छाती को घेरता है। तो यहां पर भी लंग का कोई एरिया होगा, तो ये पूरे हिस्से को घेरेगा या कम हिस्से को घेरेगा? पूरे हिस्से को घेरेगा। इसी तरीके से बायां लंग किधर आएगा? इस लाइन से इस तरफ, अंदर की तरफ इधर आएगा ना, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ में भी पूरे हिस्से में आएगा क्या कम में आएगा? पूरे हिस्से में आएगा। तो जिन लोगों को सांस की तकलीफ है, लंग्स की तकलीफ है, कफ रहता है, खांसी है, लंग्स की कैपेसिटी, सांस उठता है, जरूरी नहीं कि अस्थमा ही हो, चलते चलते सांस फूल जाता है, तो कौन से ऑर्गन की मसाज करनी पड़ेगी? लंग्स की। तो इसका मतलब है लंग्स की, लेकिन कितने एरिया की? ये सारे के सारे हिस्से की। कितनी करनी पड़ेगी? ये सारे के सारे हिस्से की। तो ये मैच कर दिया नहीं कर दिया? यानी